बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पीआईसी और पेनावर्स के प्लेटफॉर्म से एजेंट क्लाउड और उसके लिए ओपन एजेंट लेवल 2 की प्रिपरेशन के लिए क्रैश कोर्स का सिलसिला जारी है। और ये आज हमारी लाइफ फोर्थ क्लास यानी इस सेशन की या इस कोर्स की आपकी लास्ट क्लास हो रही है। और इसके बाद आप ओपन एजेंट लेवल 2 जो है वो एग्ज़ाम देने के इंशाल्लाह काबिल हो जाना चाहिए। तो आज की स्ट्रेटजी के अंदर हम रिमेनिंग जितने भी टॉपिक लेते हैं, लाइक ट्रेसिंग क्या होती है, किस तरह हम ट्रेसिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, और फर्दर हमारे पास लाइक गार्ड रेल्स वगैरह जो ऑलरेडी हमने इस्तेमाल किए थे, और इसी तरह एजन आपके पास हुक्स वगैरह ये टॉपिक्स क्या होते हैं। तो इस तरह की रिमेनिंग सारी की सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। हमारे साथ जुनेद और अमीन दोनों मौजूद हैं। तो जुनैद भाई, मेरा तो नेट सही है नहीं। जी आप ठीक। साथ आई थिंक। ठीक। ओके, जुनेद आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? जी सर। जी सर। ओके, बेस्ट है। तो जुनेद जो रिमेनिंग। जुनेद आप कुछ सेटअप वगैरह कर रहे हैं? नहीं सर, मैं वेट कर रहा था आपका। क्या करें, आपकी ना वॉइस बीच में गायब हो गई थी। अच्छा, सॉरी। ठीक है। तो आज फिर जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हम उन्हें कवर करने की कोशिश करते हैं, और होपफुली ये सारे टॉपिक आज कवर हो जाएंगे। जी ठीक है। अच्छा सर, हम कहाँ से स्टार्ट करें? वैसे कल हमने जितनी भी नई अपडेट थी सबको कवर कर लिया था। अच्छा, परफेक्ट हो गया। तो हमारी लाइक ट्रेसिंग वगैरह और इस तरह की जो रिमेनिंग चीज़ें, एजेंट हुक्स वगैरह, और इस तरह की जो चीज़ें रिमेनिंग है जो कि वाकई एग्ज़ाम का पार्ट है, तो उन चीज़ों के ऊपर हम फोकस करते हैं। जी ठीक है सर। अच्छा भाई, सबसे पहले फिर हम कहाँ से करें स्टार्ट? कौन सी यूटिलिटी को ले तो आए सबसे सबसे पहले? पहले हम क्विक रैप अप करते हैं कि हमारी लास्ट 3 क्लासेस में हमने कौन कौन से टॉपिक को माशाल्लाह कवर कर लिया। फिर हम इसी के साथ साथ आगे का नया टॉपिक कैसे ऑन कर लेंगे। शॉर्ट शॉर्ट हम रिव्यू करते हैं अभी तक हमने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लास्ट 3 क्लासेस में कौन कौन से टॉपिक कवर करें। जी ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट 3 क्लासेस के अंदर जब हमने क्रैश को स्टार्ट किया तो एक चीज़ हमें पता थी कि यार हमारे जितने भी अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं उनको एजेंट जैसे कि किसी ना किसी लेवल तक आते हैं। तो हमने स्टार्ट तो बिल्कुल स्टार्ट से किया हेलो वर्ल्ड से, लेकिन एक फास्ट फॉरवर्ड वे में लेके चले उसको। हमने ऐसा नहीं किया कि दोबारा से जेमिनी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उस तरह की चीज़ों को नहीं देखा। पहली क्लास के अंदर हमने इस एजेंट्स की क्लास को लिया। सबसे पहले तो हमने एक दफ़ा इंट्रोडक्शन दोबारा से पढ़ा ताकि हमारी रीडिंग भी बेटर हो,
क्योंकि जब हम एग्जाम बना रहे हैं तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि सिंगल लाइन में कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट वो बता देता है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जाम में आ जाए। तो सबसे पहले तो हमने स्टार्ट से बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना स्टार्ट किया, और सर कासिम ने हमें इस सब की रीडिंग भी करवाई, और एक एक लाइन जो यहाँ पे थी उसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट बता रहा था वो शेयर भी किया। उस रीडिंग के बाद हमने जो एग्जाम्पल्स थी उनको देखा, और एग्जाम्पल्स के बाद हम आ गए एजेंट की क्लास के ऊपर। जब हम एजेंट की क्लास के ऊपर आए तो हमने कोलैब के ऊपर आके इसका सोर्स कोड भी देखा, और इसमें जो एक एक चीज़ उसने हमें बताई थी, लाइक कॉन्टेक्स्ट कैसे पास कर रहे हैं, फिर आउटपुट टाइप क्या होती है, या फिर हैंड ऑफ हमारे पास बेसिक कैसे लगते हैं, ये सब कुछ हमने अपने पास हैंड ऑन करके देखा कोलैब पे। तो हमने उसके ऊपर फिर जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन थी इसका कोड भी देखा, कोलैब में जाने के बाद इसका हैंड्स ऑन भी किया, और साथ में कोलैब में ही हमने इसका सोर्स कोड ओपन किया, और सोर्स कोड के अंदर जो डिटेल्स मौजूद थी उनको भी पढ़ा कि अच्छा कौन कौन सा पैरामीटर है, उस पैरामीटर के अगेंस्ट वो क्या चीज़ बता रहा है, उसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखी थी वो थी डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस, कि वो हम किस तरह से पास कर सकते हैं। और जो सिंटैक्स हमने यहाँ पे सीखा था वही सिंटैक्स हम रेपिटेटिवली जहाँ पे भी कॉलेबल फंक्शन एजेंट जैसे कि बताता है कि आप मुझे पास कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे यही सिंटैक्स हमने रिपीट होता हुआ देखा। तो यहाँ पे हमने बेसिक हुक्स, गार्ड रेल्स, जब एजेंट क्लोन करते हैं तो क्या होता है, फिर क्लोन करने के बाद अगर क्लोन के अंदर हम कोई चीज़ अपडेट करते हैं, जैसे डॉट टूल्स के अंदर कोई नया टूल लगा दें, तो क्या ओरिजिनल में वो चेंज आता है या नहीं आता। इसी तरह डॉट क्लोन करने के बाद उसका जो हैंड ऑफ है उसमें कुछ चेंज करें तो ओरिजिनल में क्या इम्पेक्ट आता है, ये सारी चीज़ें हमने ट्राई करके देखी। तो इन चीज़ों को हमें दोबारा से लाजमी देखना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअली एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बाद में कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए भी। कि आपने सोचा मेरी एक बेस क्लास है, मैंने उसका क्लोन बनाया, क्लोन बनाने के बाद उसमें टूल लगा दिए, तो भी ओरिजिनल में भी टूल अपडेट हो गया, तो फिर क्या होगा, फिर तो आपकी नेम एजेंट बनाते हुए एजम्पशन ही होगी कि मैं बेस क्लास से बना रहा हूँ। लेकिन असल में जो आपने कस्टमर सपोर्ट एजेंट उस बेस से बनाया था उसी की बेस पे अब आप अपना रिफंड एजेंट भी बना रहे हैं। तो प्रोडक्शन में जाके गड़बड़ होगी जब कोई भी उस कोड को आके टेस्ट कर रहा होगा, चाहे आपको कोई मैनेजर था, चाहे आप किसी क्लाइंट को टेस्ट करवा रहे थे, चाहे आप किसी को डेमो दे रहे थे फंडिंग के लिए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर हमने टूल यूज़ के ऊपर आके इसको बहुत डिटेल में कवर किया, और यहाँ पे हमने दो तरह की टूल सेटिंग्स को सीखा था। एक थी एलएलएम लेवल की, कि एलएलएम आके बता रहा है कि अच्छा चैट कंप्लीशन एपीआई आप यूज़ करते हो या रिस्पॉन्सिव एपीआई आप यूज़ करते हो, तो उसके अंदर मैं एक इनपुट का पैरामीटर लेता हूँ जिसका नाम है टूल चॉइस। और ये जो टूल चॉइस है ना, ये एलएलएम लेवल के ऊपर। तो यानी कि अगर आप मुझे कोई भी टूल चॉइस नहीं भेजो तो हमने क्या देखा, कभी ऑटो खुद ब खुद हो जाती है। यानी कि एजेंट एसपी ने कॉल किया एलएलएम को, जब एलएलएम के पास पहुंचा तो हमने यहाँ पे नन पास कर दिया। लेकिन इसके जो बाय डिफॉल्ट चैट कंप्लीशन एपीआई का स्कीम है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड बन गया हुआ है, या रिस्पॉन्सिव एपीआई का भी, तो उसके अंदर ऑटो खुद ब खुद फिट इन हो जाता है और ऑटो की चॉइस जाती है एलएलएम के पास। अच्छा ऑटो से होता क्या था कि एलएलएम के पास डिसीजन की पावर आ गई कि भाई मुझे कौन सा टूल यूज़ करना है, मैं अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एबिलिटीज़ में उसको चूज़ करूँगा। फिर हमने देखा रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड का मतलब ये था थ्योरेटिकली कि भाई जब भी एलएलएम को कॉल गई उसने बस टूल ही कॉल करना है। आपने है भेजा तब भी टूल कॉल, आपने बोला ना करो टूल कॉल तब भी टूल कॉल करेगा, उसको हमने फोर्स कर दिया कि भाई टूल कॉल करो। और फिर हमने इसकी इंटीग्रेशन देखी कि जब इसको हमने एजेंट एसटीके के साथ इंटीग्रेट किया है तो भी एजेंट की क्लास में एक और ऑप्शन थी, और उस ऑप्शन के अंदर डायनेमिकली क्या होता था, पहली दफ़ा हमने कॉल किया रिक्वायर्ड करके रिक्वायर्ड गया, जब दूसरी दफ़ा लूप की कॉल गई एलएलएम के पास तो ये खुद ब खुद आउटो पे सेट हो गया। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि भाई मैं रिक्वायर्ड सेट भी कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि एजेंट एसटीके में मेरी सेटिंग मौजूद है कि खुद ब खुद आउट हो जाएगा। हाँ लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट कुछ भी इस तरह की थी जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यार टूल कॉल हो, टूल कॉल के थ्रू स्टॉप हो रहा हो, और जब भी वो रिक्वायर्ड में टूल कॉल करना और वो कुछ और नहीं कर सकता तो ह्यूमन को बुला के ले आए। तो अगर कुछ इस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट तो हमें ये भी पता है कि भाई हम इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं कि ऑटो पे दोबारा से सेटअप ना हो। फिर तीसरी ऑप्शन हमने देखी नन। और इस पूरे पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी जो हमने ट्रेसिंग से जाके सीखी कि भाई इस केस के अंदर एलएलएम को ये पता होता है टूल कौन कौन से मौजूद हैं और सिर्फ उनको कॉल नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं था कि उसको पता ही नहीं था, यानी कि जब हमने इसी एग्जांपल के तौर पे याद रखा था कि भाई आप जूम में गए वहाँ पे शेर है पिंजरे के पीछे, तो शेर आपको देख सकता है। ऐसा नहीं कि शेर को पता नहीं है कि मेरे सामने शिकार मौजूद है, अगर बस ये है कि उसके पास दरवाज़ा नहीं खुल सकता, उसके लिए इसकी पावर नहीं थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पे देखी। फिर जो क्विक नोट था, आप कहने को तो छोटा सा नोट था लेकिन इसके ऊपर भी हमने डिटेल में डिस्कशन की, और यहाँ पे आके हमने देखा कि भाई रीसेट टूल चॉइस बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, ट्रू। इससे क्या हुआ कि रिक्वायर्ड बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, पहली दफ़ा रिक्वायर्ड था बाद में हो गया ऑटो, लेकिन आप फॉल्स कर दें तो फिर आप उसको अपनी मर्जी से इन्फिनिट लूप में ला सकते हैं।
और इन्फिनिट लूप पे लाने के बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू आप किसी और स्पेसिफिक टूल के अंदर आके उसका फ्लो रोक भी सकते हैं, रोकना चाहें। और लास्ट में हमने एक और बहुत ही मजे की चीज देखी भाई, एजेंट एसडीके ने अपने पास भी कुछ टूल की चॉइसेस बना के दे दी, और उसने आके बोला कि भाई टूल यूज बिहेवियर को यूज करो, बाय डिफॉल्ट क्या, रन एलएलएम अगेन, एलएलएम की मर्जी जो भी करना है करते रहो। पहली चीज हमने देखी भी स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल, जौन सा भी पहले टूल कॉल किया उसके बाद आके रुक जाओ, जो भी उसका आउटपुट आएगा वही आपका फाइनल रिस्पॉन्स होगा। फिर दूसरी चीज एक और हमने यहाँ पे ये देखी कि भी स्टॉप एट टूल नेम्स, आपने क्लास इंपोर्ट की, आपके पास 10 टूल थे, आपने 2 टूल्स का वहाँ पे नाम पास कर दिया। अब डायनेमिकली जब भी वो उनमें से किसी टूल को कॉल करेगा तो रुक जाएगा, बाकी सब टूल्स के ऊपर कहाँ पे जाएगा, एलएलएम के पास। तो एक और हमने ऐसी कॉन्फ़िगरेशन की ऑप्शन देखी जो इससे पहले ना हमने क्यूआई में देखी, ना हमने सिस्टम एपीआई में देखी, ना हमें लैंग्राफ में मिली। और खुद से कोड करते तो एक पूरे का पूरा फ्लो हमें खुद से बनाना पड़ता। तो इसका हमने बहुत ही डिटेल के अंदर सेकंड और थर्ड क्लास के अंदर किया था, हैंड्स ऑन, सेकंड क्लास में। अच्छा, थर्ड क्लास के अंदर आके हमने क्या किया, सेकंड क्लास में हमारा रनिंग एजेंट्स, रिजल्ट्स, स्ट्रीमिंग, यहाँ तक के सारे पार्ट हो गए थे कवर, और साथ ही टूल्स। थर्ड क्लास के अंदर हमारा मेन टॉपिक था हैंड ऑफ, जो हमने कल कवर किया। इसके अंदर आके हमने पहले सिंपल हैंड ऑफ करना तो सीख लिया था, बस भाई एजेंट बनाया, दूसरे एजेंट में पास किया, खुद ब खुद डेलीगेशन स्टार्ट हो गई। लेकिन वहां से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आया कस्टमाइजेशन का। अब मुझे कंट्रोल करना है एजेंट से दूसरे एजेंट के पास क्या चीज़ जा रही है। अब मुझे कंट्रोल करना है कि जो एलएलएम के पास बिहाइंड द सीन हैंड ऑफ पे जो टूल कॉलिंग चलती है उसको कस्टमाइज करना है, उसकी इंस्ट्रक्शन को जाके अपडेट करना है, तो मैं क्या करूँ। तो हमने यहाँ पे आके सीखा भी, एक हैंड ऑफ का हमारे पास ऑब्जेक्ट है या मेथड है, इसको इंपोर्ट करेंगे, हैंड ऑफ को पास करते हुए अब हम इसको यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हमारे पास ये जितनी भी रिक्वायरमेंट थी इन सब के लिए कोई ना कोई ऑप्शन मौजूद है, जिसके अंदर हम पाइथन फर्स्ट अप्रोच को रखते हुए अपडेट कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इनकी बस एक एपीआई आई, उसका नाम था हैंड ऑफ। बाकी हमने जितना भी काम किया सारे का सारा प्योर पाइथन के अंदर था, तो यानी कि अगर मुझे कोई मसला आया तो मेरे कोड का सोल्यूशन कहाँ से मुझे मिल रहा है, पाइथन के अंदर से। ऐसा नहीं हुआ कि मुझे जाके एजेंट लूप के अंदर ढूंढना पड़ा, यार यहाँ पे क्या बग है, अब इस बग को रिपोर्ट करो, अब इस कोड को सही करो, या इनकी एपीआई का ओवरहेड इतना आ गया कि मेरा प्रोग्राम 1 या 2 सेकंड स्लो हो गया। हम इस तरह के मसलों से बच गए, और हमने जो भी काम किया सारे का सारा काम पाइथन के अंदर किया, ओप और जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिस है उनको यूज़ करते हुए। अच्छा, इसमें हमने किया क्या क्या था। सबसे पहले हमने देखा है हैंड ऑफ, एजेंट पास कर दो हैंड ऑफ चलना शुरू हो जाएगा, जो सिंपल अप्रोच थी उसी तरह से। फिर हमने देखा यार ये पैरामीटर लेता कौन कौन सा अपने पास। सबसे पहले हमने देखा भाई टूल का नाम, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ट्रांसफर टू एजेंट का नाम स्नेक केस के अंदर। हमने कभी चेंज करना है तो जो भी नाम हम रखते हैं वो नाम बन जाता है। इंपॉर्टेंट ये था कि ट्रांसफर टू भी एनी मोर अटैच नहीं होता। पहले था भाई ट्रांसफर टू पेनावर्सिटी स्पॉट एजेंट, आपने आके बोला इसका नाम रखो कस्टमर सपोर्ट, तो एनीमोर क्या हुआ, सिंपल कस्टमर सपोर्ट। डिस्क्रिप्शन को ओवरराइट किया, और यहाँ पे आके हमने एक और चीज़ को याद किया, जो 4.1 में प्रॉम्प्टिंग गाइड थी उसको मैं लाके यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, और इसको यूज़ करते हुए अब मैं जो प्रॉपर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वो कर सकता हूँ। और मार्कडाउन का मतलब ये नहीं है कि भाई एक अलग मार्कडाउन की फाइल बनानी है, वहां से इंपोर्ट करना है फिर चलाना है, बल्कि इसका सिंपल मतलब ये था कि अब पाइथन के अंदर जैसे हमने सीखा था भी, ट्रिपल कोटेशन में स्ट्रिंग लिख लिया, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, उसके अंदर आपने मार्कडाउन लिखी और उसको यहाँ पे पास कर दिया। और अब इसकी जो पूरे की पूरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वो कहाँ पे चल रही है, उस एक वेरिएबल के अंदर। ऑन हैंड ऑफ की कॉल बैक है भाई, कोई भी काम कॉल बैक के अंदर करवाना है, प्रिंट करवाना है, कॉन्टेक्स्ट अपडेट करवाना है, वो चीज़ कर सकते हैं। कोई आपने रीजन लिखवानी है कि भाई क्यों आप करवा रहे हो हैंड ऑफ, और वो यूज़र को बतानी है, तो वो काम भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। इनपुट टाइप आ गई, और लास्ट था इनपुट फिल्टर। अच्छा, इनपुट फिल्टर की असाइनमेंट आप लोगों के पास थी कि आप लोगों ने ये देखना था कि भाई मैं कुछ इस तरह का सिस्टम बनाऊँ अपने पास कि जब एक एजेंट से दूसरे एजेंट के पास जाए तो पूरी कन्वर्सेशन पहले जा रही थी। फिर हमने रिमूव टूल कॉल्स को लगाना सीखा, और हमें पता लगा अच्छा इससे क्या होता है, जितने भी टूल कॉल्स है सबको रिमूव कर देता है। इवन एक एजेंट से दूसरे एजेंट को जो ट्रांसफर हुआ उसके पीछे जो टूल कॉल हुई उसको भी इसने हटा दिया। अब आप लोगों का चैलेंज ये था कि जब मैं एक एजेंट से दूसरे एजेंट के पास जाऊं, तो हो सकता है पीछे 5 एजेंट चले हों, 3 एजेंट चले, यूजर की 10 चैट्स आ रही हों, उस सबकी समरी बना के वो दूसरे के पास भेजे। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये काम अपने पास किया, उन्होंने इसको ट्राई किया, इनपुट फिल्टर को कुछ इस तरह से अपडेट किया कि अब एक एजेंट से दूसरे एजेंट के पास जब भी डेलीगेशन होती है तो समरी जा रही होती है। हैंड रेस करके आप लोग बता दिया करें ना, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा काउंटिंग करना।
आपकी बात नीचे ना रिएक्ट में ऑप्शन आ रहा है हैंड रेस का। मतलब जुनैद भाई ने जो आपसे क्वेश्चन करा है उसमें से जो जो लोग यस कर रहे हैं या मी का रिप्लाई कर रहे हैं मैसेज पे, वो हैंड रेस भी कर रहे हैं जूम पे, तो हमारे पास काउंटिंग यहाँ से आ जाएगी टोटल। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। आगे हमारे पास नाम का रिकॉर्ड रहा। ठीक है जुनैद भाई कंटिन्यू कर। बेस्ट हो गया। तो हमारे पास एक चैलेंज भी था जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपने पास सॉल्व भी किया कि भाई इनपुट फिल्टर हम कैसे चलाएंगे। अच्छा, फिर हमने इनपुट को देख लिया, फिल्टर्स को देखा, रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट्स हमने पहले के कवर किए हुए थे। तो यहाँ तक वो चीज़ें जो कि हम अब कवर कर चुके हैं, यानी कि बेसिक चंक हमने रिवाइज भी कर लिया, और साथ ही जितने भी नए फीचर थे उन सबको हमने यहाँ पे लाके कवर भी कर लिया। फिर एक और चीज़ हमने देखी जो अभी के केस में डॉक्यूमेंटेशन में एटलीस्ट मुझे तो नज़र नहीं आई, कि भाई हम अपने पास कस्टमाइज कर सकते हैं एजेंट के रनर लूप को भी। और कस्टमाइजेशन में भी हमने देखा भी दो लेवल्स की कस्टमाइजेशन है। पहला लेवल डॉट रन का मेथड कॉल हो रहा है, वो उसी को यूज़ करना चाह रहा हूँ। पूरा लूप खुद से नहीं लिख रहा, लेकिन उससे पहले या बाद में कोई भी काम करवाना है। फॉर सपोज आप इवेंट ड्रिवन पे चल रहे हैं, आप चाहते हैं मैं इवेंट भी फाइल करूँ, और इवेंट फाइल करके मैं सब जगहों पे बता दूँ जहाँ जहाँ मुझे बताना था। एक मेमोरी एजेंट चल रहा है उसका भी बता दूँ, जैसे आप में से कुछ लोगों ने शायद नोट किया हो। भाई कर्सर में अगर आपने मेमोरीज को इनेबल किया तो जब भी आप रन करते हैं, जब भी आपके पास आंसर आता है, पूरी बैकग्राउंड के ऊपर वो उसका मेमोरी का प्रोसेस चलता है और डिसाइड करता है मेमोरी बनाऊं या ना बनाऊं। अगर बनाता है तो ह्यूमन द लूप के अंदर आपके पास एक पॉपअप आ जाता है, इस मेमोरी को सेव कर लो, अगर आपने करना है तो। तो यहाँ पे भी हमने ये चीज़ देखी कि भाई हर रन से पहले या उसके बाद हमें कोई भी काम करवा सकता हूँ। एक ऑप्शन ये थी कि हम भी अपने पास मेमोरी ट्रिगर कर रहे होते, जो डिसाइड करता भी मेमोरी बनानी है नहीं बनानी बैकग्राउंड में। और ट्रिगर कहाँ पे किया, रन के अंदर ही, तो यानी कि मेरा बाहरी वाला कोड खराब भी नहीं हुआ, और मैं उस एब्स्ट्रैक्शन को भी अपने पास ले आया। फिर हमने दूसरा लेवल ये देखा कि भी इसको फुली कस्टमाइज कर लो। आप कहते हैं मुझे उनका रन का मेथड यूज़ नहीं करना, बल्कि मैं सब कुछ अपना लेकर आ रहा हूँ। तो इस केस में हमने देखा था भी हमारा रन का मेथड है, और रिटर्न वो कुछ भी करवा रहा है, इवन कि एक स्ट्रिंग को रिटर्न करवा रहा है, तो वो स्ट्रिंग ही हमारा फाइनल आउटपुट बन गया। और ये एक ऐसा फीचर है जो इनके अलावा अभी तक कोई ऑफर भी नहीं कर रहा, और हमने तो सीख भी लिया, इनफैक्ट अभी इनकी डॉक्यूमेंटेशन में भी नहीं आया। और ये पार्ट लेवल 2 का पार्ट भी है। तो यहाँ तक हमने चीज़ें थी जो कि कल तक कवर कर ली हैं। अब आज की क्लास में जितनी भी रिमेनिंग चीज़ें हम उनको देख रहे होंगे। जी अमीन भाई। ज़बरदस्त। तो ये रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट का भी हमारे पास ऑप्शन आ गया कि हमें यहाँ पर ये बेनिफिट मिल गया कि किस तरीके से हम अपनी स्कोप भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट स्कोप होता है ना सम टाइम पे प्रॉम्प्ट का। तो आप में से जो जो लोगों ने ये सारी चीज़ें ट्राई करी हैं और देख ली हैं, और होपफुली आपकी एग्जाम की कुछ हद तक प्रिपरेशन तो हो गई है। लेकिन एक और चीज़ है ज़रूरी, वो ये है कि एग्जाम जब आप अटैम्प्ट करेंगे तो कुछ क्वेश्चन तो आपके नहीं ऐसे होंगे जो आपने प्रैक्टिस करी हुई होगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे तो शायद आप इसलिए अटैम्प्ट ना कर पाए क्योंकि आपने क्वेश्चंस के बिहेवियर लेवल तक चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करा, मतलब एब्स्ट्रैक्शन लेवल पर अंडरस्टैंड नहीं करा। तो ये भी साथ साथ कोशिश करनी है कि जो चीज़ यूज़ हो रही है उसको ये भी सोचना है कि ये चीज़ किस लिए यूज़ हो रही है, क्यों इस्तेमाल हो रही है, मतलब क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये अपने साथ सारी चीज़ें सजेस्ट करनी है। और अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो होपफुली सारी चीज़ें तो हमारी हो गई हैं ऑलरेडी। इस पे हमने गार्डियंस कर लिए थे। नहीं, गार्डर्स हमारे रिवाइज होने वाले रहते हैं, कॉन्टेक्स्ट रहता है, और हम्म, ऑर्केस्ट्रेशन रहती ठीक। तो ठीक है, फिर हम आगे क्या ऑर्केस्ट्रेशन पे आए डायरेक्ट, क्योंकि वो हमारा वाला टॉपिक शायद हमने डिस्कस नहीं करा है। है। बिल्कुल। फिर हम बाकी के ऊपर के 3 टॉपिक उठा लेंगे उसके बाद वन बाय वन। बेस्ट हो गया। अच्छा, आप करेंगे स्टार्ट? जी। ऑर्केस्ट्रेशन का हमें सिंपल ये तो मालूम हो गया है कि किसी चीज़ को लीड करना, डायरेक्शनल लीड करना, मतलब डायरेक्ट किसी के पास जाके ये नहीं बताना आप ये करो आप ये करो, बल्कि एक डायरेक्शनल आपको चीज़ों को लीड करना हो तो हमारे पास ऑर्केस्ट्रेशन होता है। एजेंट के केस में हम क्या कह सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल एजेंट्स हैं, उनका फ्लो आपने कैसे ड्राइव करना है।
तो ये सारी चीज़ें आपके पास ऑर्केस्ट्रेशन में आती है। जैसे कि सपोज करें, फ्लो किसको बोलते हैं? वर्क फ्लो का एक नाम आप लोगों ने सुना होगा। वर्क फ्लो यही होता है कि स्टेप्स में काम हो रहा होता है, कि एक स्टेप ये वाला कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट क्या है? ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट क्या है? ये भी कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट क्या है? और स्टेप्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? डिपेंड ऑन सिनेरियो होते हैं। डिपेंड ऑन सिनेरियो ऐसे होते हैं कि अगर आप कहीं पर गए और आप एक प्रोसेस से गुजर रहे हो, जैसे अगर इंस्टीट्यूट है या आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हो, सही है, तो पासपोर्ट ऑफिस में जब आप गए, आपने सबसे पहले अपनी पिक्चर क्लिक करवाई, अपना टोकन बनवाया, वो डिपेंड ऑन सिनेरियो होता है। जब तक आपका टोकन बना, पिक्चर बनी, फिर आपका वही टोकन आपके पूरे पासपोर्ट ऑफिस के सारे डिपार्टमेंट के पास उनके मीटर पे चल रहा है कि भाई अभी इसका नंबर है, अभी इसका नंबर है। फिर आप डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जा रहे हैं, पे एक जगह पे अपनी वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, एक जगह पे अपनी आईडी आईडी चेक करवा रहे हैं, एक जगह पे अपना रीजन बता रहे हैं, एक जगह पे जाके आप पासपोर्ट की वैलिडिटी बता रहे हैं कि भाई कितना ड्यूरेशन का पासपोर्ट चाहिए, एक जगह पे आप फीस भर रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो डिपेंड ऑन है, तो ये एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो इसको हम वर्क फ्लो के परस्पेक्टिव से लेके चल रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्क फ्लो अगर हम कोडिंग करें, वर्क फ्लो का कोड करें, तो हमें ये डिटरमाइन करना होगा कि हमारा फ्लो किस तरीके से एक कोडिंग के थ्रू कंट्रोल हो सकता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक तो आपके पास तरीका है ऑर्केस्ट्रेटिंग वाया एलएलएम, कि एलएलएम के थ्रू आप ऑर्केस्ट्रेट करो, मतलब एलएलएम की जिम्मेदारी है सारी ऑर्केस्ट्रेशन करना, संभालना। और एक केस हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी कोडिंग में आप अपनी कंडीशंस लगाओ, अपने फंक्शंस बनाओ, और आप अपनी मर्जी से उसको ऑर्केस्ट्रेट करो कि कैसे होना चाहिए। वहां पर डिसीजन आपके कोड के पास होगा, एक है कि डिसीजन आपके एलएलएम के पास होगा। तो वो दोनों यहाँ पर मतलब किस तरीके से हम कंसिडर करेंगे, वो आपको चीज़ें यहाँ नीचे बताएंगे। बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट हम हैंड्स ऑन की तरफ चलें। इन्हीं को कर चला के देखते हैं कि करके कि अभी किसमें क्या चीज़ हो रही है। जी अच्छा, पहले से उसने बता दी भाई ऑर्केस्ट्रेटिंग वी एलएलएम। अच्छा, इससे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन भी छोटा सा। अभी तक हम जितना भी काम कर रहे हैं, जैसे कल हमने हैंड्स ऑफ भी किया, तो हम क्या चीज़ कर रहे थे? अभी अमीन भाई ने कॉन्सेप्ट तो बता दिया। तो क्या लगता है आपको, क्या हम ऑर्केस्ट्रेटिंग वी एलएलएम कर रहे थे या फिर ऑर्केस्ट्रेटिंग विया कोड? क्या चीज़ हम कर रहे थे अपने पास? बिल्कुल। यानी कि जितने भी लोग कह रहे हैं भी एलएलएम के साथ कह रहे थे, क्योंकि हमारा मेन डिसीजन मेकर क्या है? जो भी यूजर का इनपुट आया, जो भी डेटा आया, हम तो सारे के सारे भेज दिया एलएलएम के पास। अब जो एलएलएम है वो डिसाइड करे कि भाई यहाँ से आगे क्या फ्लो होगा। क्या मुझे कोई टूल कॉल करना है, डायरेक्टली यूजर को रिप्लाई करना है, या डेलीगेशन करनी है हैंड ऑफ करते हुए? कॉन्टेक्स्ट भी वो ईमेल का कहाँ से लेकर आ रहा है? डायनेमिकली अपना प्रॉम्प्ट लेकर आ रहा है। तो अभी तक हम जितना भी हमने काम किया, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या कर रहे होते हैं? हम ऑर्केस्ट्रेटिंग दिया एलएलएम के ऊपर चल रहे होते हैं। जहाँ पे अब इस पैटर्न के अंदर उसने हमें कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पे बता दी, कुछ हमने सबसे पहले सीख ली, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और उसी के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की भी डिस्कस कर ली भाई, किस तरह से करते हैं। तो उसने आके बता दिया भाई प्रॉम्प्ट के ऊपर अच्छा टाइम लगाना, क्योंकि सिस्टम तो आप एक दफ़ा बना लोगे, लेकिन जो आपका मॉडल है, जो आपके प्रॉम्प्ट है, ऐसी चीज़ें जो कंटिन्यूसली अपडेट हो रही होंगी, इन पे आपका काम नहीं रुकेगा। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मॉनिटरिंग। आपने अपनी ऐप का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो ट्रेसिंग सिस्टम है, वो आपने डे वन से सेटअप करना है। आपने नहीं सोचना भाई इसको मैं बाद में लगाऊंगा, क्योंकि जो एलएलएम है वो हमेशा नॉन डिटरमिनिस्टिक है। आपको नहीं पता यूज़र आके किस तरह से बात करेगा, और जो आपका एजेंट था, एजेंटिक सिस्टम था, वो आप क्या रिस्पॉन्स देगा वापस यूज़र को। तो हमारे केस में हम यूज़ कर रहे थे ओपन ए की ट्रेसिंग। और फिर हमने ये भी देखा भी हम कोई भी ट्रेस फॉर्वर्ड लगा सकते हैं। तो जो सा आपको अच्छा लगता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, उसको आप यूज़ करें, लेकिन डे वन से करें, बनाते हुए भी और प्रोडक्शन में जाते हुए भी, ताकि आपको पता हो यार मैं एक एक यूज़र का इवेंट ट्रैक कर रहा हूँ अपने पास। एक एक छोटा सा डिसीजन कोड के अंदर है ना, वो भी ट्रैक कर रहा हूँ कि एजेंट ने बोला टूल कॉल करो, टूल ने किसी एक्सटर्नल एपीआई को कॉल किया, उस एक्सटर्नल एपीआई का रिस्पॉन्स आपके पास क्या आया। तो भाई एक एक चीज़ की ट्रैकिंग अपने पास लाजमी लगानी है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहली चीज़, अब आप देखें भाई, ग्रोक 4 रिलीज़ हुआ, 8 PM पैसिफिक टाइम था, यानी कि यहाँ पे आज मॉर्निंग के 8 AM। अब जैसे ही ग्रोक 4 रिलीज़ हुआ, अभी आपकी टीम ने कहा अच्छा ग्रोक 4 है, और मस्क ये भी कह रहा है भाई बहुत ही अच्छा है ये तो अब आप कैसे डिसाइड करेंगे यार, क्या मैं ग्रोक 3 या फिर जेमिनी 2.5 फ्लैश ही यूज़ करता रहूँ, या मैं ग्रोक 4 पे आ जाऊँ? अब पहली ऑप्शन तो ये थी कि भाई आपने जाके अपडेट किया, लोकली सिस्टम को अप किया। अब आपने 5 6 या 10 नए सोचे कि को लोकली टेस्ट किया, मैनुअली कॉल किया, फिर सोचा मैं क्या करूं। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि भाई आपने 5 6 यूज़र के सिनेरियो 10 12 बना के रखे हुए हैं। आपको पता है भाई इनपुट क्या है, आइडियली आउटपुट। एग्जैक्ट ये नहीं हम कह रहे कि भाई यही आउटपुट देगा, बल्कि आउटपुट का कॉन्टेक्स्ट। यानी कि यूज़र ने इस तरह की बात पूछी,
तो ये एक पर्टिकुलर पार्ट है जो मैं यूजर को बताना चाहता हूँ, और ये 5-6 कॉन्स्टेंट्स हैं जिनके अंदर मैं चाहता हूँ कि वो आंसर करे। आपको वो चीज़ भी पता है, आपने 5-6-10 डिफरेंट सिनेरियोस बना के सोचे हुए हैं, उसके अंदर जितने मर्जी प्रॉम्प्ट चैट्स हो सकती हैं। आपने उसके अगेंस्ट रन किया, और रन करने के बाद जो डिसीजन आया वो आप भी ले सकते हैं, या डिसीजन भी एलएलएम में जज ले रहा था, उसको पता है भाई इन फैक्टर्स की बेस पे मुझे इवेलुएट करना है। और उस इवेल्यूएशन की बेस पे आपने डिसाइड कर लिया अच्छा यार ग्रोक 4 को मजीद देखने की जरूरत है, या जो मेरा सिस्टम अभी चल रहा है वो अभी के लिए उससे ज़्यादा बेटर है, देखते हैं इसको फ्यूचर के अंदर। तो इस सब का जो बिल्कुल बेस है जिसके थ्रू आप ये सारा काम कर रहे होंगे, वो आपकी मॉनिटरिंग। आपकी मॉनिटरिंग प्रॉपर होगी, अच्छी होगी, तो आप इस पूरे के फ्लो को अच्छे तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं। चाहे कोई प्रॉम्प्ट की अपडेट का डिसीजन लेना है, चाहे मॉडल को अपडेट करने का डिसीजन लेना है, चाहे आप सिस्टम में कोई चीज़ अपडेट करें, आप उसको डिसाइड करना है ये इसका फ़ायदा भी है नुकसान हो रहा है, एक और हैंड ऑफ डाला है, इससे बाकी सब पे क्या इम्पेक्ट आ रहा है। इस सब की बेस आपका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ना ये बनाएगा। फिर आगे हमारे पास के भी एजेंट को इंट्रोस्पेक्ट और इम्प्रूव कर सकें। अच्छा, इसको आगे हम मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर भी सीखेंगे कि भाई सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होती है, ऑटोमेटिकली हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे सिंपल चीज़ ये हो सकती है कि भी आपके एजेंट का रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स के बाद आपने बैकग्राउंड में कोई एजेंट चलाया, उसको बोला यार रिस्पॉन्स देखो, यूज़र की क्यूरी देखो, और डिसाइड करो तुम क्या चीज़ें अपने पास इंप्रूव कर सकते थे, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई चीज़, कोई भी पार्ट। तो वहाँ से भी आप लोग फीडबैक लेकर आ सकते हो। और लास्ट में ये चीज़ आगे की बजाय कि यार एक एजेंट बनाया, उसको 70 के 70 टूल्स पास कर दिया, और उसको बोला कि भाई तुम सारे के सारे काम करो, जितना मर्जी अच्छा मॉडल हो उसकी जो मैक्स लिमिट होती है वो फिर भी 30-40, यानी कि बहुत भी आगे जाए तो ये है। तो आइडियली तो ये है, जहाँ पे आपको लगता है यार 5-6-10 टूल से मैं आगे जा रहा हूँ, तो सब एजेंट बनाते हैं स्पेशलाइज्ड, क्योंकि देखें ना आप, जनरल एजेंट को आप बोल रहे हैं भाई 4 हैंड ऑफ भी करो, ये 6 टूल्स भी कॉल करो, फिर ये गार्डरेल्स भी तुम्हारे पास चल रहे हैं। तो इतने सारे काम जब आपने एक ही एलएलएम को दे दिया, तो आप सोचिए आप एक इंसान को असाइन कर दें, वो क्या कर सकेगा। चाहे आपने कोई असिस्टेंट रख के उसको दे दिया, अगर वो नहीं कर सकता ना, तो फिर आपका एजेंट भी नहीं कर सकता। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट होता है कि भाई जब भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ क्या काम करने हैं, और मुझे आइडिया नहीं हो रहा यार ये सही है या यहाँ पे मैं बाउंड्री बना दूँ, तो आप ये सोच सकते हैं अच्छा मेरा जूनियर होता, उस जूनियर को मैं ये सारे काम देता, तो क्या वो कर लेता या मुझे एक और रखना पड़ता, या वो गलतियाँ करता। और लास्ट आकर के भी इवेल्यूएशंस में तो डे वन से करें इन्वेस्ट, ये काम लाजमी करना है हमें, और ये हम करना भी सीखेंगे आगे। अच्छा, फिर आगे ऑर्केस्ट्रेटिंग भी आप कोड। अब कोड का जो सबसे कॉमन पैटर्न जहाँ से बात स्टार्ट होती है भाई, सबसे पहले क्या हुआ, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। अब आप एनीमोर एलएलएम से आउटपुट नहीं ले रहे भाई, जो मर्जी तुम्हारी मर्जी निकाल के ले आओ, बल्कि आप एलएलएम से स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे अच्छा यार तुम आउटपुट निकाल के लेकर आओ स्ट्रक्चर में। अब मुझे पता है भाई क्या होगा, अब उस आउटपुट की बेस के ऊपर मैं डिसाइड कर सकता हूँ मुझे आगे क्या करना है। फॉर सपोज ईमेल एजेंट बनाया, सबसे पहले एजेंट ने स्ट्रक्चर्ड आउटपुट निकाला और उसने डिसाइड किया कि हाँ भाई ईमेल का क्या करूँ, कैसे रेट करूँ, क्या मुझे इसका रिप्लाई करना है, क्या ह्यूमन के लिए है, या फिर स्पैम में डाल दूँ या डिलीट कर दूँ, किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड आउटपुट आया, अब उसकी बेस के ऊपर आप चेनिंग कर रहे हो, उसकी बेस पे एजेंट चला रहे हो। ऊपर क्या हुआ, एजेंट ने सब कुछ डिसाइड किया क्या क्या करना है, नीचे क्या हुआ, इफ एल्स वाई, आप पूरा एक एआई वर्कफ्लो बना रहे हो, जो हम अक्सर लैंग्राफ में भी बनाते थे जिन्होंने उसको सीखा था। एक एक स्टेप को आप हार्ड कोड कर रहे हो। आपने बोला भाई ब्लॉग पोस्ट लिखना है, क्या होगा, सबसे पहले उसका टाइटल डिसाइड करो, अच्छा अब उसके कीवर्ड्स को निकाल के लेकर आओ, अच्छा अब रेलिवेंट देखो भी इंडस्ट्री ने कौन कौन से लिखे हुए हैं उन सबको निकालो, रिसर्च एजेंट्स को चलाओ हर एक के ऊपर। अब डिसाइड करो पूरे आर्टिकल की बॉडी क्या होगी। अब एक एक एजेंट को उसका एक एक टास्क असाइन कर दो, अब सबको निकालो, आउटपुट में मिलाओ, अब सबको भाई रिव्यू करवाओ एक एजेंट से, फिर पब्लिश करो। तो आपने 5 से 10 एजेंट्स को तो चलाया, अब आपने बोला भी मैंने एजेंटिंग सिस्टम बना दिया, बट असल में वो हो क्या रहा है वहाँ पे। हम कह सकते हैं भैया यही वर्कफ्लो बना हुआ है, एक कॉमन नाम। दूसरा कॉमन नाम भाई ऑर्केस्ट्रेटिंग दिया कोड, काम तो सारे का सारा कोड के थ्रू हो रहा है, कोड डिसाइड कर रहा है कि मुझे क्या चीज़ करनी है अपने पास। अच्छा, इसी चीज़ों को उन्होंने पैटर्न्स के अंदर इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया हुआ है। तो हम पैटर्न्स पे आ जाते हैं। और अच्छा, पैटर्न्स तो हमारे पास काफ़ी सारे हैं, कहाँ से स्टार्ट करें मैं। पैटर्न्स हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे टॉप पर हम तो एक ही इस पे है ना अभी तो, एलियन हम्म, पैटर्न पे। अच्छा, एलियन एज अ टूल, एलियन एज अ जज, एलियन एज अ जज तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। या पहले हम इसको देख लेते हैं, ये सिंपल होगा हमारे लिए अभी। ठीक है। कॉन्सेप्ट भी अगर हम बनाए ना किस तरीके से बनता है, हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करें आपका एजेंट है कौन,
उसका एक्चुअल अगर रोल है तो वो एम्प्लॉय वाला रोल है, हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। तो जाहिर है एक एजेंट आया तो उसकी एक जिम्मेदारी है, उसको वो पूरी करनी है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे आप ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। उसकी रीजन ये होती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आप क्लैरिटी डिसाइड कर रहे हो, तो स्कोप बता रहे हो, तो बाउंड्रीज बता रहे हो, तो क्या एक्चुअली में आपने करना क्या है, और उससे पता लग रहा था क्या नहीं करना या क्या बेहतर करना है। और इन केस अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपके पास फॉल बैक स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हम रखते हैं ना कि फॉल बैक स्ट्रेटेजी, इन केस अगर एजेंट जवाब नहीं दे रहा तो क्या करना है। फॉल बैक स्ट्रेटेजी मतलब हम ये कह सकते हैं टर्मिनेशन प्लान, वो क्या होना चाहिए, हमारे पास क्लैरिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो इससे बेनिफिट हमारा क्या होगा, जो एजेंट है वो अपने काम में बेस्ट हो जाएगा, और उसको पता होगा कि वो किस काम की नहीं बना है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपके लिए सबसे ज्यादा खास है, और इसके बगैर और कोई दूसरी चीज नहीं है। और एक और चीज होती है कि आपको अगर अपने फॉर्म्स बेहतर बनाने ना, एक इवोल्यूशन इटसेल्फ होती है। जैसे कि इसमें ऑप्शन भी था इंट्रो, मतलब इंट्रोस्पेक्ट का। इंट्रोस्पेक्ट का पॉसिबिलिटीज क्या होती है कि सपोज करें मैंने कोई काम करा, और काम करके मैं ही उसको देखूंगा भाई सही करा है या नहीं करा। मतलब सच जुनेद भाई मुझे कोई काम मिलता है, मीन भाई ये करके दे दो, मैंने कर तो दिया, जुनेद भाई को जाने से पहले मैं दोबारा से लूप चलाऊं अपना, और देखूं कि सच में वो काम मैंने परफॉर्म सही कर लिया या कुछ कमी है, अगर है तो मैं इम्प्रूव करूं उसको। तो ये वाला एजेंट लूप होता है, मतलब लूप होता है एक तरह का अपना, जिसके अंदर हम ट्रस्ट बना रहे होते हैं। मतलब ट्रस्ट कैसे बन रहा होता है, हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे होते हैं अपना, हाँ भाई काम तो सही हुआ हुआ, जबरदस्त, सुनील भाई के पास वापिस चलते हैं, उनको बोलते हैं काम हुआ। या इनकेस कोई खराबी मिल गई तो मैंने खुद ही इसको सही कर ली। ये वाली चीज आपको क्या करती है, इसको इंट्रोस्पेक्ट हम बोलते हैं। इंट्रोस्पेक्ट में क्या होता है कि हम अपने एजेंट को मजीद बेहतर बना रहे होते हैं। अब डायरेक्ट हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लिख दिया, अब हमें तो नहीं पता कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कितनी बेहतर है, हमने तो अपनी तरफ से कोशिश करी। लेकिन जब हम इंट्रोस्पेक्ट पर्सपेक्टिव से उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे, मतलब खुद ही बनाए खुद ही चेक करें, खुद ही बनाए खुद ही चेक करें, खुद ही बनाए खुद ही इम्प्रूव करें, तो उससे क्या लेवल आ जाएगा कि एक टाइम पर एजेंट का प्रॉम्प्ट जो हमने लिखा हुआ वो हम बहुत ज्यादा इम्प्रूव लेवल पे लेके जा चुके होंगे। हमें पता होगा ये जो एजेंट का हमने प्रॉम्प्ट लिखा है ये वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब इसको हमने मल्टीपल टाइम रिव्यू करा है और अभी अपने बेस्ट वर्जन को पर है। और साथ साथ स्पेशलाइज्ड वर्जन एजेंट भी इसलिए जरूरी है क्योंकि जाहिर है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जब आप एफर्ट कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर मेरा एजेंट जनरल पर्पस है, मल्टीपल काम कर रहा है, तो मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सेट नहीं कर सकता। मैं एक काम अच्छा करवाऊंगा दूसरा काम खराब हो रहा होगा, दूसरा काम अच्छा कराऊंगा पहला काम खराब हो जाएगा। ट्रेड ऑफ्स मेरे पास कंटिन्यूसली आते रहेंगे। तो बेहतर है कि एक एजेंट से एक ही काम कराए, ताकि मैं उसको अच्छे से ट्रेन करूँ, काम इजीली असाइन करूँ, उसकी बाउंड्रीज बना दूं, उसका स्कोप बना दूं, भाई इससे ज्यादा आपने नहीं करना, आपने सिर्फ इतना ही काम करना है, ये आपका रोल है। तो स्पेशलाइज उसको करने की वजह से मैं अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छी कर सकता हूँ, और मैं उससे ज्यादा उसका जो आउटपुट है वो मैं उसका ले सकता हूँ, मतलब जो मुझे पता होगा कि भाई ये आउटपुट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कोई भी डेवलपर होता है ना, उसकी नहीं होती है कि टेस्ट केसेस। क्योंकि मैंने एक कोडिंग लिखी, टेस्ट करा मैंने 10-12 बार, फिर थोड़ी देर बाद जुनेद भाई ने मुझे कहा मीन भाई ये 2-4 चीज़ और ऐड कर दो। फिर मैंने जो जुनेद भाई की चीज़ें ऐड करी हैं, तो दोबारा तो मैं सारे टेस्ट नहीं कराऊंगा। मैंने अगर जो पहले मैंने कुछ कोडिंग करी, एजेंट बनाया, 10 मैंने टेस्ट करे अलग अलग करा के, मतलब 10 टेस्ट केसेस अपने पास सोच के उसको इम्प्लीमेंट करके कोडिंग करके टेस्ट करे। अब जुनेद भाई मुझसे चेंजेस करवाते हैं तो दोबारा तो मैं सारे 10 कोड नहीं चलाऊंगा। जुनेद भाई के बाद सर कासिम आके मुझसे कोई चेंजेस कराते हैं, मैं फिर भी सारे कोड तो नहीं चलाऊंगा। तरीकेकार क्या होगा कि मैं अपने पास टेस्ट केसेस बना के रखूंगा। मैं कोई भी छोटी सी भी चेंजेस करूं, बड़ी चेंजेस करूं, कोई भी करूं, मैं टेस्ट केसेस सारे चलाऊंगा। उससे फायदा क्या होगा, कभी कभार ऐसा होता है कि एक चीज सही करने में दूसरी चीज खराब हो जाती है, जो मेरी तरफ से अप्रूव हुई भी है। मैंने कहा भाई ये वाला काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, ये वाला काम सही नहीं हो रहा, इसको सही करो। अब आप ये वाला काम सही करके आए, मैंने इसको चेक करा, मैंने कहा ओके। अब ऐसा तो नहीं ये वाला काम तो हो गया दूसरा वाला खराब हो गया। तो इसलिए टेस्ट केसेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जितनी बार भी आप चेंजेस करें सारे टेस्ट केसेस चलाएं। मतलब सारी एग्जाम्पल जो आपने सोची हुई है उसको टेस्ट करने के लिए वो सारी चलाएं, तो आपको पता होगा कि कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही है, कोई ट्रेड ऑफ तो नहीं आ रहा। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस होती है कि हम जब भी कोई एजेंट बना रहे हो तो इसके बगैर हमारे पास कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन एक और अगेन बात जो अभी जुनेद भाई ने बोली थी, पॉइंट नंबर 2 जो था, कि आप मॉनिटरिंग डे 1 से ओपन रखें, ताकि आपको पता हो कि आप किन स्टेप्स में चल रहे हैं। क्योंकि समटाइम ना कोई एरर होता है लेकिन हमारे से वो हाइड होता है, हिडन होता है। तो अगर हमने मॉनिटरिंग ऑन नहीं करी होगी तो हमें तो यही नहीं पता हमारा एजेंट कौन से स्टेप्स ले रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो डीबगिंग ब्लॉक्स ना हमेशा डे 1 से आपके सामने होने चाहिए, ताकि आप पहले से ही उसको कैटर करो। ये नहीं कि डे एंड पे आप डीबगर खोलो या डे एंड पे आप मॉनिटरिंग ओपन करो, फिर आपको बताओ ये क्या हो रहा है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो टूल्स, मेरा टूल ये कॉल कर रहा है अच्छा है, लेकिन टूल कॉल करने से पहले ये इतनी सारी बार रोटेशन में घूम रहा है, या टाइम जो है बहुत ज्यादा, ये समझ सकते हैं लगा रहा है, टोकन बहुत ज्यादा बाय हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मॉनिटरिंग आपके पास डे 1 से ऑन होनी चाहिए।
जी जुन्नत भाई, आला कोड का। बिल्कुल। अच्छा, पहला कोड है तो यहाँ पे वो उसी चीज़ को अब हमारे पास लिया है। उन्होंने कहा भाई एलएलएम के साथ जज लगाते हैं। अच्छा, लेकिन जज को उन्होंने यूज़ करके थोड़ा चेंज कर दिया। उन्होंने कहा यार इस दफ़ा हम अपने प्रॉम्प्ट्स को वैल्यूएट नहीं कर रहे, बल्कि जो यूज़र का रिस्पॉन्स है ना, यूज़र ने आके बोला स्टोरी बना दो। अब यूज़र को तो करते हैं अभी स्टोरी के साथ कि स्टोरी कितनी अच्छी बन रही है। तो इन्होंने आके ये कहा कि अच्छा हम ऐसा काम करते हैं, पहले एजेंट है उस स्टोरी बना के लाएगा, दूसरा एजेंट उस स्टोरी को वैल्यूएट करेगा। अब इस पूरे को हम प्रोसेस को चलाएंगे वाइल के लूप के अंदर, और जब तक दूसरा एजेंट सेटिस्फाई नहीं होगा ना, पहला एजेंट स्टोरी बार बार बनाएगा। दूसरे एजेंट की फीडबैक लेगा, नहीं सही थी दोबारा बनाने की कोशिश करेगा, फिर फीडबैक लेगा, फिर बनाने की कोशिश करेगा। और जैसे ही दूसरा एजेंट स्टोरी को अप्रूव करेगा तो हम स्टोरी दे देंगे यूजर को। अब पहला क्वेश्चन खाली इतना स्टडी सोचने के बाद कि एक स्टोरी एजेंट है, उसका काम है स्टोरी लिखना। एक जज एजेंट है, उसका काम है स्टोरी को जज करना। कोड चल रहा है वाइल लूप के अंदर। और जब तक ये एजेंट ये नहीं कहता स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के अंदर के भी स्टोरी ओके है, तब तक हम स्टोरी को दोबारा से लिखते रहेंगे। तो क्या हम बना रहे हैं यहाँ पे, क्या हम एलएलएम एज एन ऑर्केस्ट्रेटर यूज कर रहे हैं या फिर कोड एज एन ऑर्केस्ट्रेटर यहाँ पे यूज कर रहे हैं? अच्छा, वाइल लूप हम यूज कर रहे हैं ताकि हमारे पास भाई जब तक इवेलुएटर ये ना बोले या जज ये ना कहे अप्रूव, तब तक हम चलाते रहे उसको। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा है एलएलएम, मैक्सिमम लोगों ने कहा है कोड। अच्छा देखें, अब हमने बोला भाई जब एलएलएम की बात करें तो डिसीजन मेकर कौन है? एलएलएम। जब हम कोड की बात करें तो डिसीजन मेकर कौन है? हमारा कोड। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हमने कॉन्सेप्चुअली क्या कहा, हमने कहा भाई यूजर का इनपुट आया, पहले एजेंट को पास किया, आउटपुट आया, दूसरे एजेंट को पास किया, दूसरे एजेंट ने बोला अप्रूव, लूप ब्रेक, दूसरे एजेंट ने बोला दोबारा बनाओ, दोबारा लूप। तो कोड को ऑर्केस्ट्रेट, तो जो ऑर्केस्ट्रेशन है वो तो हमारा कोड कर रहा है, वाइल का लूप चल रहा है, जो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट है उसकी बेस पे हम डिसीजन ले रहे हैं। तो फिर एलएलएम कैसे डिसाइड कर रहा है पूरे फ्लो को? एलएलएम तो खाली उस पूरे, या एजेंट जो है हमारा, या दो एजेंट्स भी हैं वो तो उस पूरे फ्लो का हिस्सा है, स्टेप वन और स्टेप टू। इस वजह से यहाँ पे कोड को हम यूज़ करें ऑर्केस्ट्रेशन के तौर पे। और देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोड को यूज़ करने में कोई भी मसला नहीं होता। ऐसी बात नहीं कि भी हमेशा हमें एलएलएम के पास ही जाना है, बल्कि रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट कह रही है कि भी कोड के थ्रू अच्छा काम हो सकता है, तो बिल्कुल कोड के थ्रू वो वाला काम करवा देते हैं। तो अब हम आते हैं कोड के ऊपर, देखते हैं कोड क्या कहते हैं। अच्छा, कुछ इंपोर्ट्स आ गई। इन्होंने कहा भाई हम डेटा क्लासेस को यूज़ कर रहे हैं, वेल एंड गुड। हम पाइडेंटिटी को यूज़ करते हैं, पाइडेंटिटी भी ला सकते हैं। अच्छा, फ्रॉम फ्यूचर इंपोर्ट एनोटेशंस, इसका भी क्या मतलब है? अच्छा, नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं जब हमें क्लास के अंदर उस क्लास को रेफरेंस करना हो, या कोई भी इस तरह की चीज़ को डिफाइन करने से पहले हम यूज़ कर रहे हैं। हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, अभी निकाल के भी देख लेंगे। लिटरल को इंपोर्ट कर लिया टाइपिंग के लिए, एजेंट में से कुछ चीज़ों को ले आए भाई, एजेंट को ले आए, ट्रेस को ले आए, रनर को ले आए, पहले का होता था। आइटम हेल्पर्स को हमने देखा था स्ट्रीमिंग के टाइम के ऊपर। और हमने देखा था भाई जो हमारा इनपुट होता है, जो हम आज तक एजेंट को दे रहे हैं, उसकी टाइप हमारे पास क्या थी? उसकी टाइप हमारे पास ये होती है। पहले एजेंट बनाया, उसको उसका पर्सोना दे दिया, भाई तुम्हारा काम है स्टोरी की आउटलाइन लिखना, और फिर उसको दे दिया उसका प्रॉम्प्ट। फिर हमने बनाया भी स्ट्रक्चरल आउटपुट के लिए एक डेटा क्लास, आइडेंटिटी क्लास भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है। हमने बोला भाई क्या कर रहा है वो, फीडबैक आ रहा है स्ट्रिंग के अंदर, और उसका स्कोर आ रहा है। स्कोर में हमेशा तीन में से कोई एक चीज़ आएगी, या तो पास, या इम्प्रूव कर लो, या फेल। दूसरा एजेंट बनाया जिसको नाम दे दिया इवेलुएटर का, चाहे आप कह दें इसको जज, जो आपका दिल करे। और हमने आके बोला भाई इसका नाम है इवेलुएटर, इसको भी कोई हमने प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया। और हमने एक चीज़ और कह दी, भी पास तो पहली ट्राई में करो ही ना, एटलीस्ट एक तो रिवीजन का लूप चलाओ। फिर हमने इसको आके आउटपुट टाइप बताई, भी तुम्हारी आउटपुट टाइप ये, तुम फीडबैक दोगे, स्कोर बताओगे। फीडबैक एजेंट दोबारा यूज़ कर सकता है लिखने के लिए, और स्कोर की बेसिस पे हमारा कोड डिसीजन लेगा क्या करूँ। मेन फंक्शन में आ गए, पाइथन का इनपुट यूज़ किया, सीएलआई में से तो इनपुट ले लिया, एपीआई होती तो किसी यूआई से रिस्पॉन्स आ रहा होता। नीचे हमने बनाया चैट कंप्लीशन का स्कीमा। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम चाहते हैं तो भाई यहाँ पे डायरेक्टली जो भी इनपुट आ रहा है वही लिख दें, वो भी वेल एंड गुड है, कोई मसला नहीं है, जो हम आज तक कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड के ऊपर तो हम स्कीमा यूज़ कर रहे होंगे, और यहाँ पर तो हम हिस्ट्री को अपेंड भी करने वाले हैं, तो हमने कहा स्टार्ट से उसी अप्रोच को लेके चलते हैं। फिर हमने यहाँ पे कहा कि भी जो लेटेस्ट आउटलाइन है उसको ट्रैक तो रखना है कि फाइनल आउटलाइन कौन से वाली थी। तो हमने फाइनल आउटलाइन का एक वेरिएबल बनाया, और हमने कह दिया कि भाई या तो स्ट्रिंग होगा या स्टार्ट में नन है हमारे पास। फिर हमने यूज़ किया वेट ट्रेस।
अच्छा, विद ट्रेस का क्या पर्पस था भाई? ट्रेसिंग अगर हमने डिसेबल नहीं की, बाय डिफॉल्ट इनेबल। ओपन ए की लेगा, ये कहाँ पे जा रहा है? ओपन ए के प्लेटफॉर्म पे। लेकिन एक मसला है, हर रन की कॉल का ट्रेस एक अलग ट्रेस बनता है। अब मैं चाह रहा हूँ भाई 5 ट्रेस चलें, 10 ट्रेस चलें, जितने भी ट्रेस एक लूप के अंदर चले, मैं चाहता हूँ सारे के सारे एक साथ आए। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसके लिए हमने सीखा था कि भाई ऊपर नाम बताओ ट्रेस का, और यहाँ पे विद के साथ इसको यूज़ कर लो। नीचे आके हमने अपना लूप चलाया, जो साइंटेक्स है पाइथन का। हमने भाई कहा भाई स्टोरी की आउटलाइन करो जनरेट। जो भी आउटलाइन जनरेट हुई, हमने कहा भाई लिस्ट के अंदर इसका इनपुट ले आओ। अच्छा, लिस्ट के अंदर क्या आता है जब हम डॉट टू इनपुट लिस्ट को यूज़ करते हैं? जितना भी हमारा इनिशियल इनपुट था वो, प्लस जो अभी के अभी लूप चला है इसका आउटपुट, इन दोनों को मिला के वो यहाँ पे कर देता है रिटर्न। तो अगर इसका हम कोड भी आगे देखें, इसमें क्या हो रहा है? हमने कहा कि भी जो ओरिजिनल आइटम जो मैंने इनपुट में भेजा था वो भी ले आओ, जो कुछ इस लूप के अंदर चला वो सब कुछ भी उठा के ले आओ, और उन सबको एक लिस्ट में कंबाइन करके मुझे वापस ला के दे दो। तब इस लिस्ट के अंदर वो सब कुछ भी आ गया जो इनपुट में था, और वो सब कुछ भी आ गया जो लूप के अंदर चला। फिर हमने बोला कि भाई जो लेटेस्ट आउटलाइन है उसको निकाल के ले आओ स्ट्रिंग के अंदर। हमने कहा भाई स्टोरी हो गई जनरेट, अपनी वैल्यूएटर को चलाया, रनर डॉट रन, उसको पास कर दिया भाई एजेंट और इनपुट आइटम्स, जो कुछ भी था दे दिया। उसका रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब हमने आके देखा भी रिजल्ट का स्कोर क्या आ रहा है। अगर तो रिजल्ट का स्कोर है पास, तो कर दो इसको ब्रेक, नहीं तो उसको दोबारा से चलाओ। चलाते हुए क्या करना है, अब जो भी हमारी लेटेस्ट इनपुट आइटम्स है, यानी कि पहले यूज़र का इनपुट स्टोरी बनी ऐड हो गया, फिर वैलिडेटर का रिस्पॉन्स ऐड हो गया, उसके बाद दोबारा से पूरा लूप चला, दोबारा से स्टोरी बनी, अगर दोबारा से जनरेट करें दोबारा से ऐड हो गया। तो कंटेंट में क्या आ गया अभी? फीडबैक। और रोल के अंदर क्या आ गया? यूज़र, कि यूज़र आके कह रहा है स्टोरी अच्छी नहीं थी। और जैसे ही लूप ब्रेक होगा, यानी कि हमारा स्टोरी पास हो गई, तो साथ ही आ जाएगी हमारे पास फाइनल स्टोरी। चला के देखते हैं इसको। तो हमने आके बोला भाई यूवी रन मेन डॉट पी वाई। उसने कहा भाई कौन सी स्टोरी आप लिखना चाहते हो और सुनना चाहते हो? हमने आके कहा भाई ए आई एजेंट्स टेकिंग। उसने कहा भाई आउटपुट जनरेट हो गई है, अब एजेंट वैल्यूएट कर रहे हैं। ठीक है, इवेल्यूएटर ने आके कहा भाई इंप्रूव हो सकती है। तो उसने कहा मैं फीडबैक के साथ दोबारा से चला रहा हूँ, तीसरी कॉल जा रही है एलएलएम को। उसने कहा भाई आउटलाइन दोबारा से जनरेट हो गई आपके पास। उसने कहा भाई फिर से इम्प्रूव करो, अभी भी अच्छी नहीं बनाई। और दोबारा से रन करे फीडबैक के साथ। यानी कि अभी देखें भाई एजेंट को अपनी दुनिया के ऊपर कब्जा करने की जो कहानी है वो अच्छी नहीं लग रही, वो उसको बेहतर से बेहतर बना रहा है। और लग तो रहा है कि भाई वो तो लूप में स्टक हो गया। बिल्कुल, एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि भाई वो पैसे बना रहे हैं, टोकन जा रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि वो लूप के साथ स्टक है तो हम आगे चेक भी कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसको वेरीफाई कैसे करें कि भाई मसला क्या हो सकता है। ऐसा करते हैं, ट्रेसिंग के ऊपर आते हैं, ट्रेसिंग में आके देखते हैं भाई ऐसा क्या मसला था इसको कि ये तो लूप में स्टक हो गया। तो हमारे प्लेटफॉर्म डॉट ओपन ए डॉट कॉम डैशबोर्ड में आ गए, ट्रेसिस के अंदर आ गए। अच्छा, जब तक हम यहाँ से देख रहे हैं, आप लोग गेस करें, कोड तो आपके सामने भी है, कि भाई आखिर यहाँ पे ऐसे क्या मसला हो सकता है जो कि स्टक हो रहा था लूप के अंदर। क्या हमारा प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं था? क्या उनके कोड या एग्जाम्पल के अंदर कोई इशू है? या फिर जो प्रॉम्प्टिंग है उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है?
अच्छा, कोड हमारे पास कहाँ पे? कोड का लिंक भी आपके पास आ गया जो ऑफिशियल एग्जाम्पल है। ठीक है, रिस्पॉन्सेज तो काफ़ी सारे आ रहे हैं। लास्ट वाले पहले तो इवेलुएटर में आके देखते हैं भाई क्या था यहाँ पे। इंस्ट्रक्शन में हमने आके कहा भी इवेलुएट करो, स्टोरी बनी, असिस्टेंट ने रिस्पॉन्स दिया। अच्छा, फिर उसने फीडबैक दी, उसने फिर एक नई स्टोरी बनाई, फिर फीडबैक दी, फिर स्टोरी बनाई। तो यार एक चीज़ तो कंफर्म होगी, ऐसा मसला नहीं था कि भाई इनपुट में कुछ ऐसा मसला आ गया कि वो बना नहीं रहा या प्रॉपर्ली चल नहीं रहा। अगर हम कोड को देखें तो जो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया काम तो वही हो रहा है यहाँ पे। तो अब दूसरा मसला फिर ये हो सकता है कि उसको हमने कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं बताया भी प्रॉम्प्टिंग के अंदर कि गुड इनफ स्टोरी हो कब सकती है। तो उसको तो हर दफ़ा कुछ ना कुछ मसला नजर आ जाता होगा, अच्छा ये चीज़ भी तुम इम्प्रूव कर सकते हो। हमने कहा कि अभी 3 अटेम्प्ट के बाद अगर तुम्हें लगे कि बेहतर है तो तुम उसको पास दे दो, परफेक्शन की तरफ ना जाओ। डू नॉट गो फॉर परफेक्शन। अब देखिए एक यूज केस तो आ गया भाई, ये भी हो सकता है कि जैसे अभी एक स्टूडेंट ने कहा था कि भाई जो हमारा टॉपिक है वो इतना ज़्यादा ब्रॉड है कि उसको हर दफा कुछ ना कुछ मिल जाता है। दोबारा से सेम यूज केस को लेके चलते हैं क्योंकि अभी हमने इश्यू ढूंढा, तो ट्राई करते हैं कि इश्यू सॉल्व ही हो जाए। तो हमारे क्या था भाई, ये एजेंट्स टेकिंग ओवर पावर। और ये भी हो सकता है कि भाई हम लोग मॉडल चेंज करें, मॉडल को इम्प्रूव करें तो उससे भी कोई बेहतरी आ जाए। शायद उसने कहा आउटलाइन जनरेट हो गई, इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक हो गया भाई, उसने दोबारा से बोला अभी इम्प्रूवमेंट चाहिए, फिर उसने कहा इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, 2 अटेम्प्ट तो हो गई, बल्कि 3 हो गई, अब देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि हम मॉडल की सेटिंग्स को चेंज कर लें। ठीक है यार, एक चीज़ हुई, हमने प्रॉम्प्ट को चेंज किया, टॉपिक सेम रखा, तो हमारे पास एक टेस्ट केस भी आ गया। क्योंकि बाय डिफॉल्ट मसला था, लेकिन अभी के केस में उसने पास कर दिया, शायद उसको लगा स्टोरी गुड इनफ है। तो एक दफ़ा तो हम आते हैं ट्रेसेस में, और यहाँ पे आके देखते हैं क्या हुआ, कितने अटेम्प्ट चली, फिर हम स्टोरी भी पढ़ सकते हैं अभी उनका प्लान क्या था दुनिया को टेक ओवर करने का अभी तक का। अच्छा, अगर हम अटेम्प्ट को देखें, पहली अटेम्प्ट, दूसरी अटेम्प्ट, तीसरी अटेम्प्ट में उसने पास कर दिया, तो यानी कि प्रॉम्प्ट में उसने देखा भी गुड इनफ है, पास कर दो। अच्छा, पहली दफ़ा टाइटल क्या था, द राइज ऑफ सिंथेटिक्स। और अगर हम एवेल्यूएटर में जाए उसने क्या बोला? उसने आके क्या बोला भाई, आउटलाइन तो अच्छी है लेकिन आपकी करेक्टर डेवलपमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें बीच में मौजूद नहीं है, थीम क्या चल रही है आपकी। दूसरी दफ़ा क्या उसने क्या किया, टाइटल सेम रखा, यानी कि स्टोरी सेम है, अब उसको रिवाइज कर रहा है, बज़ाहिर तो ये लग रहा है। टाइटल को भी हम देख के अंदाजा लगा रहे हैं। फिर उसने क्या फीडबैक दी, उसने कहा यार सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट तो हो गई है, करेक्टर्स भी आ गए हैं, डेप्थ भी आ गई है, कुछ हो रहे हैं करेक्टर्स को डायनेमिक करो, तुमने एक ही करेक्टर बना लिया लूफी, उसी को रिवाइज करते रहते हो, तो कुछ डिफरेंट करेक्टर्स को लेकर आओ, अब उसको आगे भी तो लेकर चलो स्टोरी को। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि भाई उसने किया क्यों, उसके पीछे रीजनिंग क्या हो सकती है, या तो हमारी लर्निंग हो सकती है, हम कुछ और सोच रहे थे, इसको देखने के बाद कोई और प्लान मिल सकता है हमें। तीसरी दफ़ा उसने स्टोरी बनाई, और तीसरी दफ़ा क्या किया, टाइटल फिर से उसने सेम रखा, स्टोरी को इम्प्रूव कर रहा है। अच्छा, आप देखें तो स्टोरी के अंदर अब एक्ट्स भी आ गए हैं भाई, पहला एक्ट क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या है, थीम्स भी आ रही हैं, टोन भी आ रही है। अब इवेल्यूएटर ने क्या कहा, इसने कहा ठीक है भाई, इस दफ़ा तुमने करेक्टर को भी डायनेमिक कर लिया,
जो तुम्हारे पास कुछ कॉन्क्रीट सिनेरियोज थे वो भी आ गए ग्लोबल डिसरप्शंस के, इमोशनल इम्पैक्ट भी तुम लेकर आ गए हो। तो अगर पहली स्टोरी से लास्ट स्टोरी तक आते हुए देखें तो भाई सिस्टम का फायदा क्या हुआ? अभी तक जो मुझे एक जनरल ओवरव्यू नजर आया वो ये था, भी पहली स्टोरी लिखी, सब कुछ वेल एंड गुड, आउटलाइन बना ली, कुछ चीज़ें मिसिंग थी। उसने कहा भी कैरेक्टर्स कहाँ पे हैं तुम्हारे, तुम्हारी स्टोरी लाइन के अंदर जो इम्पैक्ट है वो कहाँ पे है, उन चीज़ों को ले आया। फिर उसने आके बोला भी इमोशनल इम्पैक्ट कहाँ पे है, वो उनको भी लेकर आ गया। तो कोर्ट के थ्रू हमने अपना काम किया। और स्टोरी राइटिंग एजेंट ये भी था, स्टोरी राइटिंग एजेंट ये भी हो सकता है कि भाई एक एजेंट की कॉल करते हैं उससे लिखवा लेते हैं। और अगर हम एलएलएम की बात करें तो ये भी हो सकता है कि जो जज वाला काम था वो एक टूल कर रहा होता। स्टोरी लिखी, टूल के पास गया, टूल ने रिव्यू किया, दोबारा स्टोरी लिखी। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है, इसको ट्राई करके भी देखिएगा कि भाई अगर मैं ऐसे काम करता कि एक टूल था उसने स्टोरी लिखी, दूसरे टूल ने उसको एवेलुएट किया, दोनों के पीछे एलएलएम चल रहे हैं, तो उस केस में क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, और इस केस में हम क्या फ़ायदा था और क्या नुकसान है। दोनों में अपने अपने ट्रेड ऑफ हैं। जी अमीन भाई, पहले वाला तो हमारे पास हो गया कवर। अच्छा, और कोई चीज़ तो हमें यहाँ पे ट्राई करें या नेक्स्ट में मूव करें? और ज़बरदस्त, हमने ये देख लिया कि हम किस तरीके से दो एजेंट्स को आपस में कवर करवा रहे हैं। एक हमारा क्यूए एजेंट हो गया, एक हमारा डेवलपर हो गया। डेवलपर वर्किंग कर रहा है, क्यूए उसको देख रहा है कि सही करी नहीं करी। तो इसके बहुत सारे सिनेरियो आपके हो सकते हैं। मल्टीपल टाइम हमारे पास इस तरीके की कंडीशंस होती हैं कि जैसे आप गिट पे जाते हैं ना, गिट आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं, गिट पे होती है पीआर, पुल रिक्वेस्ट जिसको हम बोलते हैं। आप सपोज करें आपने कोडिंग करी, आप डेवलपर हैं, मतलब जो भी काम करने को दिया था वो कर दिया। अब आपने पीआर बना दी। पीआर में क्या होता है कि आपका जो सीनियर होता है वो आपके कोड को रिव्यू करता है और अप्रूव करता है, कि अप्रूव या रिजेक्ट कर देगा, या अप्रूव कर देगा, या बोलेगा भाई इसमें इंप्रूवमेंट्स करके लाओ, या कोई ना कोई इसमें कमेंट्स देगा। तो पीआर के टाइम में हमारे पास ऐसा हो सकता है कि हम एलएलएम एज अ जज के तौर पर लाएं और उसको कहें कि भाई आप रिव्यू करो मेरे कोडिंग को, रिव्यू करके या तो उसको पास कर दो या तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन दे दो। अगर वो ऑब्जेक्शन देगा तो इम्प्रूव करना डेवलपर का काम है। अब डेवलपर अगर एजेंट है तो एजेंट इंप्रूव करेगा, अगर डेवलपर को ह्यूमन है तो वो ह्यूमन इंप्रूव करेगा। और जब वो पास हो जाएगा चेक तो आपकी पीआर जो है सक्सेस हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी। इसी तरीके के आपके चेक इसमें बन सकते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त पैटर्न है जिसके अंदर आपकी डेवलपमेंट मतलब क्रिएटिंग और टेस्टिंग इन पैरेलल चल रही है, और बदले में आपको लाइव फीडबैक आ रहा है। लाइव फीडबैक के बिहाफ पे आप इम्प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्रिएट भी एजेंट से करवा रहे हैं इम्प्रूव, और टेस्टिंग भी एजेंट से करवा रहे हैं। तो लाइव फीडबैक पर हम इम्प्रूव भी डायरेक्ट एजेंट से करवा रहे हैं। तो इसका मतलब दो एजेंट आपस में मिलकर कितना ज़बरदस्त यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ये हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्केस्ट्रेशन हमारी है, ये एक पर्पस के मुताबिक हमें रिजल्ट ला कर दे रही है। अब इसमें एक और आपने चीज देखी होगी, हमने सारी चीजें पाइथन से शुरू करी हैं। और ट्रेसिंग भी जुनेद भाई ने यूज करी है, ट्रेसिंग विथ से यूज करा है। विथ का फायदा क्या होता है कि ये ओपन और क्लोज खुद हो जाता है कंप्लीट होने के बाद। और ट्रेसिंग जो जुनेद भाई ने बनाई है उसके अंदर टाइटल दिया है मेथड जस्ट, ताकि आपकी ट्रेसिंग जब आप ओपन एआई पे जाके देखें तो इसी नाम से आपको ट्रेसिंग मिल रही होगी। तो ये बेनिफिट हो जाता है। समटाइम हमारे पास होता है क्या है कि मोर देन वन एजेंट है या मोर देन वन रनर हैं, तो हम सबको एक स्कोप में लाना चाह रहे हैं, एक ग्रुप में लाना चाह रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप ट्रेसिंग ओपन करें, उसमें अपना सारा अपने एजेंसी का कोड चलाएं, और जो भी चीज़ें हैं आपको वो एक ही ट्रेसिंग में मिल जाएंगी, सिंगल ट्रेसिंग। जैसे यहाँ पे एलएलएम एज जज के अंदर आपको सारी ट्रेसिंग मिल गई है इन पैरेलल जो अभी ओपन करी है। ये देखें, आपको इवेलेटर भी मिल गया, यहाँ पर स्टोरेज जनरेटर भी मिल गया, सारी चीज़ें आपको एक ही ग्रुप में मिल गई हैं। तो ये बेनिफिट होता है आपका ट्रेसिंग बनाने का। और ट्रेसिंग बनाया बगैर ना काम करने का मज़ा नहीं है। एज ए डेवलपर आप हमेशा ट्रेसिंग ऑन करके काम करें, ताकि आपको पता हो कि क्या चीज़ कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, किस तरीके से आपको शो हो रही है। ट्रेसिंग अगर किसी के पास नहीं भी तो एटलीस्ट डिबगर लॉग्स तो अपन रखें, और उसको भी देखते रहें कि कब क्या हो रहा है। ये होता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं कमेंट्स में भी देख रहा था अभी ना, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि अच्छा ओपन है की नहीं है तो हम लोग क्या करें। अच्छा देखें, की तो आप लोग फ्री में बना सकते हैं, की बनाने के पैसे नहीं लगते। डैशबोर्ड में आए, यहाँ पे आके बिलिंग में जाएं, नहीं डॉक्स में जाएं और जाके की बना लें। तो आपको करना है भाई, सेटिंग में आना है, एपी कीज में आना है कि एक नई की बना लें यहाँ से। अच्छा, की बनाने के बाद अगला काम, अब जो मॉडल आपने लगाया ना, मॉडल लगा लिया जेमिनाई का, और सेट ट्रेसिंग इनेबल को करते हैं ट्रू। यार वो खुद ही की उठाएगा, की उठा के की के ऊपर ट्रेसिंग भेजना शुरू कर देगा। जो ट्रेसिंग है उनके उसमें शायद अभी तक मैंने नहीं देखा कि पैसे अनाउंस किए हो। जो की के ऊपर पैसे चार्ज करता है वो तो मॉडल को यूज़ करने के। अगर आप बाई डिफॉल्ट कोड चलाएंगे तो मॉडल कौन सा होता है और एपीआई कौन सी चल रही होती है? एपीआई चल रही है रिस्पॉन्सिव एपीआई, मॉडल चल रहा है फोरो। यानी कि ओपन ए का मॉडल है तो ओपन ए जो आपसे पैसों का रेट देता है ना, कि आपके क्रेडिट्स नहीं है, वो देते हैं इस मॉडल की वजह से।
आप मॉडल आके लगाते हैं जेमिनाई का, सेम एग्जाम्पल को चला लें, फिर भी आपके पास ट्रेसिंग आ रही होगी। और ये चीज़ हमने क्लास में करके भी ट्राई की थी। तो पैटर्न्स के ऊपर हम आए हैं, तो नेक्स्ट पैटर्न भी चलते हैं। अच्छा, हमने एलएलएम मेरा जज तो देख लिया, और अभी हम देख भी रहे हैं कॉर्ड ऑर्केस्ट्रेशन, और उसमें ज़्यादातर पैटर्न लग भी कॉर्ड के ही रहे हैं। तो कहाँ से करें हम स्टार्ट? राउटिंग। जजमेंट तो हमने कर लिया, वो बहुत ज़बरदस्त हो गई है। और राउटिंग को हम ओपन कर लेते हैं, तो हमें ये पता लग जाए कि राउट हम कैसे कर रहे हैं। मतलब एक राउटिंग में क्या होता है, कंडीशनल आ जाती है ना, इफ एल्स आ जाते हैं। और राउटिंग में एट अ टाइम एक जगह राउट हो रहा होता है। जैसे कि हम राउटिंग से मुराद क्या है कि हमने एक कंडीशन लगाई, कंडीशन 2 पे यहाँ जा रहे हैं, कंडीशन 4 पे वहाँ जा रहे हैं, वो राउटिंग कैसे इसमें हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भाई पहले तो देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले उसने आके बना लिया भाई कुछ एजेंट। उसने कहा भाई 5 एजेंट्स हैं, एक फ्रेंच बोलता है, एक स्पेनिश बोलता है, एक इंग्लिश बोलता है, और एक आपका ट्राइज एजेंट है। और वो डिसाइड करते हैं कौन सा एजेंट क्या काम कर रहा होगा। फिर उसने आके बोला भी मैं कन्वर्जेशन आईडी बना रहा हूँ स्टार्ट में। तो सिंपल एक आईडी जनरेट कर लिया अपने पास। यूजर से उसने आके इनपुट लिया। इनपुट लेने के बाद उसने बोला भी स्टार्ट में आपका एजेंट जो हुआ है ट्राइज एजेंट, और जो आपके इनपुट्स हैं वो इनपुट में आ गए। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे स्कीमा कौन सा लेके चल रहा है। अब हमने एजेंट एसवीक्यू को मास्टर कर लिया, एग्जाम देके हमने देख भी लिया भाई हमें आता है। तो अब आगे जितना भी हम काम कर रहे होंगे इससे मूविंग फॉरवर्ड, हम भी अपने पास ट्राई करेंगे कि इसी स्कीमा को लेके चलें। कि अगर डेटाबेस आएगी, परसिस्टेंस चाहिए, मेमोरी चाहिए हमें, तो हमें इस स्कीमा की आदत होनी चाहिए। एनीमोर हमें डायरेक्टली खाली इनपुट नहीं भेजना उसको। तो अभी से ट्राई करते हैं ये प्रैक्टिस बनाए। जो चैट कंप्लीशन का स्कीम है वही हमारा इनपुट है। अब हमने आके कहा भाई वाइल ट्रू, जब तक ट्रू है यहाँ पे करवा के रहे हैं। उसने आके बोला कि भाई सबसे पहले तो रिजल्ट को लेकर आओ, और स्ट्रीमिंग में लेकर आ रहे हैं, इनपुट भेज दिया उसने। फिर उसने आके कहा भाई जो भी आउटपुट आ रहे हैं ना उसमें हमें प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवा लिया। फाइनल आउटपुट निकाला उसने। और फिर आके उसने यूजर से कह दिया अच्छा बताओ भाई तुम्हारा अगला इनपुट क्या है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बनता है। अच्छा, क्वेश्चन से पहले फ्लो क्या था, यूजर का इनपुट आया। इनपुट आने के बाद एक एजेंट है वो बाकी सबको हैंड ऑफ करता है। उसके बाद इनपुट गया, उसने हैंड ऑफ किया, रिस्पॉन्स आया। और फिर आके हमने यूजर से पूछा बताओ तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है। जो भी उसका क्वेश्चन था वो हमने क्वेश्चन अगले एजेंट को साइन वो क्वेश्चन लिया, दोबारा से स्टार्ट कर दिया लूप। और यहाँ पे अभी तक लूप को एग्जिट करने का भी कोई तरीका नहीं था। ब्रेक की तो भाई कोई भी कंडीशन नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, स्टार्ट में हमने बोला हमारा एजेंट है ट्राइज एजेंट। बट अब आप ये सोचें कि यार अब आपको बात करनी थी फ्रेंच के अंदर। आप आए, आपने आके बात स्टार्ट कर दी। अब पहली दफ़ा बात गई फ्रेंच में, आउटपुट आया। दोबारा से ट्राइज एजेंट के पास जा रहे हैं, दोबारा से फ्रेंच में आउटपुट आ रहा है। लेकिन अब मुझे पता है यार आप फ्रेंच बोलने वाले हो, तो अब आपके जितने भी मैसेज हैं सारे के सारे फ्रेंच में आएंगे। तो क्या चीज़ ज़्यादा सेंस बनाती है कि हमेशा ट्रायल एजेंट या डिसाइड करे क्या करना है, जो लास्ट एजेंट था उसी को मैं फ्रंट पे रख दूं कि तुम आंसर करो। तो इन्होंने बोला कि भाई एजेंट एक वेरिएबल है, इसको एजेंट कह लें, इसको आप कह लें करंट एजेंट, ताकि कंफ्यूजन हो। तो आपने बोला भाई करंट एजेंट एक वेरिएबल है, और अभी इसके अंदर वैल्यू कौन सी है, ट्रायल एजेंट की। और आपने बोला भाई ये इनपुट में कर दिया पास। अब आपने कहा भाई सारी चीज़ें हुई, जो रिस्पॉन्स था उसको प्रिंट करवा दिया। लास्ट में आपने क्या किया आके, अब आपने आके बोला कि यार जो करंट एजेंट है ना मेरे पास, यानी कि जिसने आंसर दिया, उसको इसके इक्वल कर दो जो अभी करंट एजेंट चल रहा है उसके। अच्छा, अब इससे क्या होगा भाई, नेक्स्ट टाइम जब मैं इनपुट लेके जाऊंगा तो फिर कौन सा एजेंट चलेगा? क्या ट्राइड एजेंट मुझे आंसर देगा या फिर जो करंट एजेंट था वो देगा? और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, ऑर्केस्ट्रेशन विद कॉड कर रहे हैं या फिर ऑर्केस्ट्रेशन विद एलएलएम? बिल्कुल, तो भाई जो भी करंट एजेंट था वही हमें आके देगा आंसर। तो हम यहाँ पे आगे अगर प्रिंट भी करवा लें, तो प्रिंट आ गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, क्या कोड ऑर्केस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर एलएलएम ऑर्केस्ट्रेशन कर रहे हैं? अब क्वेश्चन ये है कि अभी कोड क्यों कर रहा है, अगर मैं कहूँ कि एलएलएम कर रहा है ऑर्केस्ट्रेशन। आप सब लोग कह रहे हैं कोड कर रहा है ऑर्केस्ट्रेशन। अच्छा, कोई माइक पे आके बता सकते हैं रीजन, ये बताना चाहेगा? अच्छा, कुछ लोगों ने अपना वर्ड चेंज भी कर लिया। अच्छा देखें, अगर तो वाइल को देख के डिसाइड किया था, दोबारा से सोचें वाइल या विद हमारा डिसीजन मेकर नहीं है।
वाइल तो खाली लूप चलाने के लिए था यहाँ पे। अच्छा, कोई माइक पे आके बताएगा यार इसकी रीजन क्या हो सकती है, कि कोड ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है या फिर एलएलएम कर रहा है, और क्यों कर रहा है? कि देखें, जो यूजर से इनपुट लेना है वो ऑर्केस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है, जो ट्रेसिंग को भेजना है वो भी ऑर्केस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है। हमें खाली सोचना है कि जो एजेंटिक फ्लो चल रहा है उसके अंदर कौन ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है, उसका कौन डिसीजन मेकर है। इसकी एक आसान एग्जांपल ऐसे आप लें। नॉर्मली क्या होता है, मैंने एजेंट बनाया, हैंड्स ऑफ लगा दिया, और जब एजेंट पे इनपुट गया तो हैंड्स ऑफ को कौन भेजेगा? एलएलएम ही भेज रहा है ना। मेरी तो डायरेक्ट, मैंने तो बस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे अपनी मेहनत करी है सारी, बाकी तो एलएलएम कमाल कर रहा है। लेकिन क्या इस कंडीशन में जो अभी जुनेद भाई ने दिखाई है, यहाँ पर ऐसी कोई कोड की कंडीशन है जिसके बिहाफ पे राउटिंग हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह राउट जा रहा है कि भाई आप यहाँ जाओ? कोई कोडिंग में ऐसा पाइथन का सिंटेक्स लिखा हुआ है जिसकी बिहाफ पर राउटिंग हो रही है? आपको नजर आ रहा है कहीं पे? कोई ना कोई पाइथन का कोड हो जो इसको राउट करने के लिए हेल्प कर रहा हो, और वो हमारे कंट्रोल में हो, मतलब कोडर के, डेवलपर के कंट्रोल में हो। अगर हमने रन स्ट्रीम चलाया भी है, रन स्ट्रीम में हमने करन एजेंट दिया, इनपुट दिया, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट जो भी आया हमने उससे मतलब आउटपुट निकाल लिया, मतलब स्ट्रीम इवेंट निकाल लिया। स्ट्रीम इवेंट को हमने डेटा डेटा इवेंट डॉट डेटा निकाल दिया, जो हमारा तरीका था निकालने का। और साथ साथ हमने उसको, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो, वो कंप्लीट होता है तो जो भी है उसको हमने प्रिंट भी करवा दिया। ये तो बात समझ में आ गई। नीचे हमने रिजल्ट को टू इनपुट लिस्ट के नाम से आगे कॉल करा है। टू इनपुट लिस्ट, ये कब करते थे हम, किसी को याद है? और नीचे आते हैं भाई हम, फिर हमने क्या करा, इस इनपुट का बेनिफिट कैसे लिया है? हमने एक यूज़र मैसेज बनाया, यूज़र से एक मैसेज लिया, उसको हमने प्रॉपर एक फॉर्मेट में रख दिया। मतलब हमने एक मैसेज का फॉर्मेट बनाया जो एज अ पैरामीटर मेरे पास जा रहा होता है, इनपुट आइटम लिस्ट, इनपुट आइटम के तौर पे जो जा रहा होता है। और करंट एजेंट हमने क्या करा, रिजल्ट से उठाया, रिजल्ट डॉट करंट एजेंट नेम, मतलब करंट एजेंट का नेम हमारे पास टारगेट होकर आ रहा है। और इनपुट से हम उठा रहे हैं क्योंकि इनपुट की लिस्ट को हमने ब्रेक होने से बचा लिया था उसको टू इनपुट लिस्ट की मदद से। करंट एजेंट में हम लेकर आए रिजल्ट डॉट करंट एजेंट, और वो प्रिंट भी हो गया ऊपर और नीचे भी आ गया। और नीचे हमने अपना इफ चला लिया। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आपको लग रहा है कि आपको मीट हो रही है? माइक पे तो आ जाए कोई ना कोई। और ऊपर से एक बार जुनेद भाई इनका कोड दिखा दें, टॉप से। शायद ये टॉप में सारे हमने एजेंट थे। कुछ एजेंट, जी बिल्कुल, बताएं। ट्राई एजेंट बनाया, उसको हमने सब हैंड ऑफ में पास कर दिया। और फिर हमने एक वाइल को लूप चलाया ताकि कन्वर्सेशन कंटिन्यूसली चल सके। बस एजेंट को कॉल किया, उसका आउटपुट जो भी था उसको स्ट्रीम करवा दिया। माइक पे कोई नहीं आ रहा जुनेद भाई। एक आ गए, मोमिना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बेसिकली यहाँ पे आई थिंक ऑर्केस्ट्रेशन यूजिंग एलएलएम हो रहा है, बिकॉज एलएलएम डिसाइड कर रहा है ना कि उसने यूजर इनपुट की बेसिस पे जो हैंड ऑफ करना है, जो नेक्स्ट उसने मतलब डेलीगेशन करनी है वो किस एजेंट को करनी है। इसी तरह से अब जैसे एक हमारे पास वो रनर का लूप चला, तो उसमें मतलब जो हमारा लास्ट एजेंट था जिसने वो रिस्पॉन्स किया, तो अब नेक्स्ट टाइम जब वो रनर का लूप चलेगा तो जो लास्ट एजेंट था वही हमारा स्टार्टिंग एजेंट बन जाएगा। तो अब जब नेक्स्ट टाइम यूजर इनपुट करेगा, यूजर अपने क्वेश्चन पूछेगा, तो वो उसी एजेंट से पूछेगा जो लास्ट एजेंट था, वो बेसिकली करंट एजेंट बन जाएगा। तो एलएलएम के थ्रू ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ये लास्ट कोड में एजेंट तो करंट एजेंट बन गया है। सपोज करें मैंने एक एजेंट बनाया, और उस एजेंट का काम था, ट्राइज एजेंट था, जिसका काम था स्पीकर्स को, मतलब जो हमारे पास स्पीकर हैं, अलग अलग लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, उनको
पास जाना। अब मैं एज अ यूजर आया, मैं स्पेनिश बोल रहा हूँ, तो मुझे उसने डाके भेज दिया स्पेनिश वाले के पास। नॉर्मली एजेंट का फ्लो क्या होता है कि मैं आता हूँ, बात करता हूँ, जब मेरा फाइनल आउटपुट आता है दोबारा चलाने में दोबारा शुरू से चलता है। ऐसा नहीं होगा जहाँ पे मैं रोक ही कहता वहीं से चलेगा, ऐसा तो नहीं होता ना, हमेशा वहीं से चलेगा। इसका मतलब अगर मैं कहीं पे आया, मैं स्पेनिश बोलता हूँ और मैंने ट्राई एजेंट के पास गया, मैंने कहा स्पेनिश में, उसने कहा स्पेनिश में, वो वाला बंदा स्पेनिश बोलता है, मैं उसके पास गया, स्पेनिश में बात करी और मैं वापस आ गया। और जब मैं दोबारा जाऊंगा तो दोबारा मैं ट्राइज के थ्रू जाऊंगा या डायरेक्ट मैं स्पेनिश एजेंट के पास जा रहा हूँ? दूसरी बार में क्या हो रहा है ये बता। स्पेनिश के पास जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट मैं बेसिकली जो स्पेनिश वाले के पास राउट हो रहा हूँ। तो ये राउटिंग यस मेरी हुई है, ये जो ये कोडिंग की मदद से आई है या एलएलएम की मदद से आई है? कोडिंग के थ्रू। अभी तो आपने एलएलएम कहा था। सर मतलब बेसिकली जो हम लास्ट एजेंट सेट कर रहे हैं कि जो हमारा लास्ट एजेंट है वो अब करंट एजेंट बन जाएगा, तो ये तो हम कोड के थ्रू कर रहे हैं, बट जो डिसीजन ले रहा है कि अब जो मतलब जिस तरह से हैंड ऑफ करना है वो तो एलएलएम ले रहा है ना। चलें और लोगों से पूछते हैं। अब्दुल मजीद। थैंक यू मिस मोमिना। जी सर। सर ये इवेंचुअली अगर जो लास्ट लाइन हमने लिखी हुई है ना, ये एजेंट इक्वल टू रिजल्ट और करंट एजेंट, तो ये करंट एजेंट जो एजेंट है जो दोबारा से चलेगा इस लूप के अंदर, वो कोड डिसाइड कर रहा है कि इसका करंट एजेंट कौन है। तो जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि एज अ कोड ये हो रहा है, ये एलएलएम डिसाइड नहीं करा। शुरू में तो एलएलएम ने डिसाइड किया कि अगर वो स्पेनिश उसने बोला तो उसको स्पेनिश कर दिया, लेकिन करंट एजेंट को वो हमने उठा के दोबारा से उसमें रख दिया कि अब वो, ये हमने ये डिसाइड, यानी कोड ने ये डिसाइड कर दिया अब ये स्पेनिश ही बोल रहा है, सही है ना, तो ये स्पेनिश से ही बात करेंगे, तो ये कोड ने डिसाइड किया। तो मुझे ये लगता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा वर्क फ्लो जो है वो कोड डिसाइड कर रहा है थोड़ा सा। ऑब्वियसली पूछ रहा है, इनिशियली उसने ये डिसाइड, जब उसने कोई चीज लिखी है, मैसेज लिखा है, तो उसने डिसाइड किया है इनिशियली, लेकिन उसके बाद कोड ने डिसाइड किया कि इसको कंटिन्यू करवाना है। तो ये वर्क फ्लो जो है ना, थोड़ा सा हाइब्रिड किस्म का है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अलग कोड ही डिसाइड कर रहा है ये वर्क फ्लो। और एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें तो एंट्रोपिक के जितने भी ये डिजाइन पैटर्न थे जो सर ने पीछे पढ़ाए थे हमने, ये वही डिजाइन पैटर्न हैं। डिफरेंट, जैसे राउटिंग है, पैरेललाइजेशन है, डिटर्मिनिस्टिक, जैसे इसमें वो भी प्रॉम्प्ट चेनिंग है, तो ये वही है। तो वहां पे एज अ वर्क फ्लो डिसाइड हुआ हुआ है, तो वर्क फ्लो के अंदर ये खुद हम थोड़ा सा डिसाइड कर रहे हैं, टोटल ऑटोनोमस पे नहीं गया हुआ ये एजेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्योंकि इसके अंदर हमने करंट एजेंट को एजेंट में डाला है, तो ये इसलिए अलग कोड हम्म, ठीक है। अब्दुल मजीद, चलो बता दिया। नाजिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे भी यही लगता है कि जब हमारा स्पेनिश एजेंट आ जाता है तो वो हमारा फर्स्ट एजेंट दोबारा बन जाता है। जब हमारे डेलीगेट हो जाता है टास्क, तो जो मेन एजेंट होता है तो उसके वर्क फ्लो को फिर हमारा कोड रन कर रहा है। तो ये कोड का जो लूप है ना सर, ये कोड के थ्रू चल रहा है। जब वो एक से टास्क दूसरे को डेलीगेट होता है तो फिर वही मेन फर्स्ट एजेंट बन जाता है और दोबारा उसी लूप में आ जाता है। लेकिन जो ऑर्केस्ट्रेट हुआ है वो तो एलएलएम ने करा था। सर वो वर्क फ्लो के दौरान तो एलएलएम डिसीजन लेता है, लेकिन जब आपका टास्क कंप्लीट होके दूसरे एजेंट के पास आ जाता है तो वो फर्स्ट एजेंट बन जाता है। और जहां वो फर्स्ट बन जाता है तो वो फिर दूसरा लूप जो है ना सर, वो कोड के जरिए चलता है। चले मैं भी एक आंसर आप लोगों के लिए चूज कर लेता हूँ। ठीक है। ज्यादातर लोग कोड कह रहे हैं, अगर मैं कहूँ एलएलएम तो क्या मैं रॉन्ग करूँ? आगे पूछते हैं आगे लोगों से। जुल्फिकार, जुल्फिकार से पूछते मेरी आवाज आ रही है? हैं। अच्छा, ये जो डिसीजन इसके अंदर हो रहा है ये एलएलएम के थ्रू हो रहा है। अब इसमें कोड जो नजर आ रहा है बेसिकली वो डिजाइन पैटर्न की वजह से कोड इसमें हमें नजर आ रहा है, लेकिन जो आउटपुट है, अगर आउटपुट कोड के थ्रू हो तो हम कहेंगे कि इसमें कोड इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर कोड कहीं इन्वॉल्व नहीं है। जो डिसीजन मेकिंग है ना वो एलएलएम कर रहा है, तो उसी के बेस पे हम बोलेंगे एलएलएम इसके अंदर इन्वॉल्व है हर जगह पर। तो जब वो बैक भी करता है, तो बैक पे भी जब वो करता है तो एलएलएम डिसाइड करता है कि किस पाथ पे उसको किस राउट पे भेजना है। उस राउट पे भी एलएलएम लगा हुआ है।
तो थ्रू आउट जो डिसीजन मेकिंग है वो एलएलएम कर रहा है। अगर कहीं हम कोड यूज करेंगे तो वो फिर फंक्शन होगा कि जिसकी बेस पे आउटपुट आएगी, तो वो ऐसा कोई ऐसी कोई चीज यहाँ पर नहीं है। तो थ्रू आउट एक्शन एलएलएम है, वो बैक भी करता है तो एलएलएम के पास जाता है, आगे भी भेजता है तो एलएलएम ही करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एलएलएम। सो आप ये कह रहे हैं ऑर्केस्ट्रेटिंग वाया एलएलएम हो रहा है, ये कोड नहीं हो रहा। ये इट इज थ्रू एलएलएम। वो जो कोडिंग जो कि कोडिंग जो नजर आ रही है वो बेसिकली हमने डिजाइन बनाया है, तो उस डिजाइन की वजह से कोडिंग को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना। वाइल लूप लगाएंगे जो भी है। अगर आपने सपोज अपेंड करना है तो कैसे करेंगे, कोड ही लगाएंगे ना। लेकिन डिसीजन मेकिंग कोड नहीं कर रहा, वो एलएलएम कर रहा है। ठीक है, मतलब कोई हमारे पास ऐसा इफ नहीं है जिसकी कंडीशन को अगर मैं मतलब मैच के बजाय नॉट मैच कर दूं तो कहानी बदल जाए, ऐसा इसमें कहीं नहीं हो नहीं, रहा। देखिए फॉर एग्जांपल हमने राउट बनाए हैं, एक राउट पे हमने फंक्शन लगा दिए। अब ठीक वो है। राउट क्या करता है कि वो इंग्लिश को फ्रेंच में कन्वर्ट करता है। अगर ऐसा कोई फंक्शन हमने लगा दिया जो हमने बनाया हुआ है, तो हम कहेंगे यहाँ पर कोड इन्वॉल्व। अब वहां पर अब हो क्या रहा है कि कोई फंक्शन नहीं है, एलएलएम ही डिसाइड कर रहा है, वही ट्रांसलेट कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलेट, यानी कि हर जगह पर ब्रेन जो है वो एलएलएम का चल रहा है, हमारा कोई कोड नहीं काम कर रहा। तो बाकी जो कोडिंग नजर आ एग्जैक्टली। रही है तो इसलिए नजर आ रही है ना कि हमने एलएलएम्स को जोड़ना भी तो है ना, एक डिजाइन तो बनाना है ना। तो डिजाइन की वजह से हमें कोड नजर आ रहा है। बेसिकली डिसीजन मेकिंग में कोड कहीं भी नहीं है, रास्ते बनाने में हमें कोड को इन्वॉल्व किया है। ये चक्कर है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमने एक स्टेज बना दिया डिजाइन पैटर्न में कि भाई जब एक बार कोई डेलीगेट हो चुका है किसी के पास, समझ सपोज कर लेते हैं स्पेनिश के पास, तो वो हर बार स्पेनिश के पास ही जा रहा है, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग हमारी एलएलएम से आई है, कोडिंग में तो हमने बस डिजाइन पैटर्न से इस काम को ज़्यादा इजी बनाया है। ठीक है। एग्जैक्टली। थैंक यू जुल्फिकार भाई, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा। जी जुनेद भाई, आपकी क्या इसमें एनालिसिस है? हाँ बिल्कुल, एलएलएम यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कोड में आके देखें ना। अच्छा, जो इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है ना, अच्छा ये वैसे रिश्यू बना देता है, क्योंकि नॉर्मली कोड और एलएलएम ये बेसिकली एक लाइन है जिसकी एक साइड पे कोड है, एक साइड पे एलएलएम है, और ये टेल डाउन हो रही होती है कोड की बेस पे। तो ये पार्ट है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अच्छा थोड़ा सा कोड की तरफ टिल्ट हो रहा है ये। लेकिन अगर हम इसको भूल जाए और पूरे का पूरा फ्लो देखें, तो सिर्फ एजेंट को कॉल किया, एजेंट ने डिसाइड किया कौन सा पाथ है, क्या करना है, यूज़र को आउटपुट ला के दे दिया। तो इसके अंदर कोड का तो कहीं पे कोई भी काम नहीं था। वाइल लूप, असल में वाइल लूप क्या चीज़ थी यार, आपकी फ्रंट एंड की यूआई की जगह यहाँ पे वाइल लूप लगा हुआ है। ट्रेसिंग हमारे कोड का पार्ट नहीं है। अच्छा, इनपुट को निकालना, इनपुट को निकालने के बाद हिस्ट्री का हिस्सा बनाना, ये सब कुछ भी हमारे एजेंट का पार्ट नहीं है। ये तो एजेंट के बाद वाला पार्ट है, परसिस्टेंस में जा रहा है। तो जो एजेंट का पूरा पार्ट है, अगर हम उसको देखें तो वो तो कौन कह रहा है उसको ऑर्केस्ट्रेट, वो तो कह रहे मैं एक एजेंट है, वो ही सब कुछ लेके चल रहा है। तो मेरा वोट तो ऑर्केस्ट्रेशन वी एलएलएम की तरफ है। तो हम इसको एक दफ़ा चला के भी देख लेते हैं कि भाई चल क्या रहा है इसके अंदर। इसने कहा भाई किस में बात करोगे, हमने कहा भाई स्पेनिश में करेंगे। अच्छा, अब करेंट एजेंट था स्पेनिश। भाई सोचेंगे भाई इसमें एक इशू है वैसे, यानी कि ओवरऑल तो मैं समझ लिया, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया कि भाई जब स्पेनिश में मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया तो मुझे नया सेशन स्टार्ट करने के लिए सेशन को बंद करना पड़ेगा, और बंद करने के बाद फिर से स्टार्ट करूंगा। लेकिन बाकी जो हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट था, जितनी भी चीज़ें थी सारी की सारी यहाँ पे टेस्ट हो गई। तो अगर लास्ट अगर मेरे दिन में ख्याल आता है यार मैं इसी कोड को थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ कि यार स्पेनिश भी वापस डिसाइड कर सके कि उसको किसके बाद भेजना है, तो क्या कर सकते हैं। तो जो इस केस में हमारे हैंड ऑफ थे, हम भी पावर दे सकते हैं कि भाई स्पेनिश में इंग्लिश को भेज सके। तो आप आके कहते हैं कि भाई स्पेनिश एजेंट डॉट हैंड ऑफ, और वो भेज सकते हैं फ्रेंच को या इंग्लिश को। इस हिसाब से आप बाकियों का भी पावर दे सकते हैं, बट ये तो एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट थी हमारे दिन में। ये आइडिया है कि चलो भी स्पेनिश में था, और फिर मेरे दिन में आया कि यार मैं स्पेनिश से इंग्लिश पे जा सकूँ, तो क्या मैं जा नहीं सकता।
नहीं, अभी स्पेनिश में बातचीत करते हैं। अब पहला एजेंट था स्पेनिश। अब उसने आके कहा कि भाई किसके बारे में बातचीत करना चाहते हो। अब करेंट एजेंट आपका इंग्लिश एजेंट। हाँ, इंग्लिश एजेंट अभी के केस में कोई और काम नहीं कर सकता, तो अब ये काम भी कर सकते हैं। जो हैंड ऑफ है वो एक तरह का स्टार पैटर्न है। इससे कोई मना नहीं कर रहा, कभी स्पेनिश से आप वापस इनके पास भेज दें, इंग्लिश से भी आप वापस इनके पास भेज दें। तो इस केस में तो आप ट्राइश को निकाल भी सकते हैं। भाई इंग्लिश करेंट एजेंट था, इंग्लिश का जिसके पास दिल करे वो उसके पास भेज दें। तो अगर आपको इसको मज़ीद इंप्रूव करना है तो आप इस तरह की चीज़ों को भी ट्राई कर सकते हैं, और वो लूप में फंसे बगैर भी इनको चलाएगा। जितना अच्छे LLM होगा, जितने अच्छे प्रॉम्प्ट होंगे, उसकी बेस के ऊपर। लेकिन यहाँ तक हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट था वो भी कवर हो गया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे तुमने राउटिंग करवाई LLM के थ्रू। राउटिंग आप पास्ट में याद करें तो हमने काफ़ी दफ़ा करवाई हुई है कोर्ट के थ्रू भी। एक पहले मेन एजेंट है, जिसने ईमेल वाले की बात की, उसने स्ट्रक्चर आउटपुट से डिसाइड किया कहाँ पे राउट करूँ। फिर आगे स्ट्रक्चर आउटपुट से डिसाइड हुआ क्या करना है। उसने अपना काम किया, अपना फ्लो चलाया और एंड कर दिया उसको। तो यहाँ तक हमारे पास राउटिंग भी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट मीटिंग में हम किसकी तरफ जाएं? अब हमने राउटिंग को भी देख लिया, और साथ ही हमने वह दूसरा वाला नेक्स्ट पार्ट हम भी। इन लोगों से सवाल करते हैं। एक सवाल आप लोगों से है, सपोज करें यहाँ पर तो ट्रांसलेशन हो रही थी, अगर हमें कोई ऐसा मॉडल बनाना हो। पहले तो ये पता है, अभी जो हमारे पास हैंड्स ऑफ होता है तो एट अ टाइम एक ही एजेंट को हैंड्स ऑफ होता है, वो एक ही काम करके दे रहा होता है, या वो पैरेलल चल रहे होते हैं मल्टीपल एजेंट्स, क्या हो रहा होता है? एक अ टाइम एक ही होता है, कल वाले सेशन में हमने बात करी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए, अब हमें पता है पाइथन जो चलती है वो तो किस तरीके से चलती है, सिंगल थ्रेड चलती है। सिंगल थ्रेड मतलब एक टाइम पर एक ही चेयर है जिसमें कोई बंदा बैठ के खाना खा सकता है, एक साथ दो लोग नहीं खा सकते। जब चेयर फ्री होगी तो दूसरा आगे बैठेगा, तीसरा आगे बैठेगा, चौथा आगे बैठेगा, जब चेयर फ्री नहीं है तो नहीं खा सकते। तो इसका मतलब एक टाइम पे तो हम एक ही रनर चला सकते हैं। तो कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम पैरेलल कॉलिंग करवा लें, एट अ टाइम मोर देन वन रनर चला दें? जाहिर सी बात है पैरेलल कॉलिंग का मतलब तो एट अ टाइम मोर देन वन रनर ही होगा, ये तो हमें बात क्लियरली पता है। सिनेरियो क्या बन सकता है? सिनेरियो ये बन सकता है कि भाई स्पेनिश के अंदर मैसेज आ रहा है, हम कह रहे हैं 3 बार 3 LLM मैसेज जनरेट करें, मतलब 3 एजेंट मैसेज जनरेट करें, 3 चलें। वो 3 में से कोई एक बेस्ट को मैं चूज कर लूँ। जैसे जुनैद भाई ने मुझे काम दिया, अब मुझे कहा अमीन भाई आप मुझे प्रपोजल बना के दें। सही है, अब मैंने प्रपोजल बनाया, मेरे साथ साथ जुनैद भाई ने दूसरे बंदे को भी काम दिया, उसने भी प्रपोजल बनाया, तीसरे बंदे ने भी काम दिया, उसने भी प्रपोजल बनाया। जुनैद भाई ने तीनों के प्रपोजल को देखा और कोई एक अच्छा चूज कर लिया कि इस बंदे ने अच्छा प्रपोजल दिया। अब ये वाली कॉलिंग के लिए हमारे पास क्या तरीका होगा? क्या इसका कोई तरीका हमें ओपन एआई यूनिवर्सिटी के देगा, या इसका कोई रोल ओवर हमें पाइथन के अंदर मिलेगा? आप लोग क्या बताएंगे? मैं ये सिंपल टास्क है भाई, 3 लोग स्पेनिश में बात करें और कोई मैसेज मुझे दें, और तीनों में से किसी एक का मैसेज मैं चूज करूं कि भाई इसने अच्छा मैसेज लिखा, मैं इनको आगे ले आता। अच्छा, किसी ने चैट में आंसर भी लिखा है, एसिंग आयो गैदर पाइथन के अंदर है, ठीक है। एसिंग आयो गैदर के थ्रू हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक पैरेललाइजेशन है, जुनैद भाई इस बारे में आप बताना चाहिए। जी। अच्छा, यहाँ पे भी जो सरवीन ने बात की और चैलेंज शेयर किया, सेम वही इन्होंने शायद यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी किया होगा। पैरेललाइजेशन में रिक्वायरमेंट क्या है? चाहे एक ही टास्क में पैरेलल में काफ़ी सबसे करवा रहा हूँ, या डिफरेंट टास्क करवाना चाह रहा हूँ, तो भाई पैरेललाइजेशन अब करूँ किस तरह से? अब यहाँ पे इन्होंने क्या काम किया है कि यहाँ पे जो एसिंग वाली, यानी कि पाइथन फर्स्ट अप्रोच को रखते हुए कि भाई एक ही एजेंट है, एक ही मैसेज है, लेकिन LLM तो नॉन डिटरमिनिस्टिक है, वो तो हर दफ़ा डिफरेंट काम करेगा। तो उस एक एजेंट को चला के बेस्ट रिस्पॉन्स को सिलेक्ट करने हैं। तो इस केस में उन्होंने क्या किया, पाइथन में से एसिंक्यू को यूज़ किया, और एसिंक्यू को यूज़ करने के बाद तीनों को पैरेलल में चलाया। सेम मैसेज था, सेम एजेंट था, 3 कॉल्स गई उसको। और फिर जो उसका आउटपुट था वो हमारे पास आया, और उसमें से हमने सेलेक्ट कर लिया भाई बेस्ट कौन सा था, एक और को भेज के और वापस आउटपुट लेकर आ गए। अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई SDK के थ्रू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगर तो हमें डिटरमिनिस्टिक फ्लो चाहिए तो हम इसी के थ्रू कर रहे होंगे। SDK में तो बेस्ट यही हो सकता है ना कि ये जो था नीचे बेस्ट वाला, यानी कि ट्रांसलेशन पिकर, ये आपका मेन एजेंट होता, और ट्रांसलेशन करने वाला आपका एजेंट जैसे टूल होता, और प्रॉम्प्ट में कहते हैं भाई 3 दफ़ा कॉल करो।
तब वो कभी 3 दफ़ा करता है, कभी 5 दफ़ा करता है, कभी 1 दफ़ा करता है। तो वो अप्रोच भी हो सकती है, उसको भी अभी हम ट्राई करेंगे। और पहले हम इसको लेके चलते हैं, इसको चला के देखते हैं भी यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम इसको करते हैं रिमूव, ये अपने पास कोड ले आते हैं। और इस कोड से पहले एक और छोटा सा आपके पास क्विज लेते हैं एसिंक के होगा। हमने क्या, हमारे पास ना कुछ एसिंक के फंक्शन हैं, और हम कह लेते हैं इसको एक काम हम और कर देते हैं। हमने आगे बोला अभी अगर हम याद करें क्लासेस को, तो मुझे इतना इतना याद आता है, हमने ये सीखा था अभी एसिंक वेट का ये फ़ायदा होता है कि पैरेलल में चलाते हैं और चलाने के बाद आउटपुट ले आता है। तो अभी कोड है, कोड के अंदर दो फंक्शन है, दोनों को हमने कॉल करवा लिया वेट लगा के, एसिंक के साथ बनाए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो अब मेरा जो रनिंग टाइम है वो कितना होगा। हमने बोला भाई एक फंक्शन 2 सेकंड के लिए वेट करेगा फिर आंसर लाएगा, दूसरा 3 सेकंड के लिए वेट करेगा फिर आंसर लाएगा। अब क्या टोटल टाइम मेरा 3 सेकंड होगा इसमें, या फिर 5 सेकंड होगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं 3 सेकंड होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 सेकंड होगा। तो हम ऐसा करते हैं, टाइम भी प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम टेकन भी आ गया। अच्छा अच्छा, जुनैद कुछ भाई, लोग कोड चला रहे हैं आप लोग, पहले ये बताएं, आप सब लोगों ने पाइथन पढ़ी हुई है कि पाइथन में कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। एक होता है GIL, ग्लोबल एग्जीक्यूशन लॉग ना, तो ग्लोबल ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉग। तो ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉग किसी ने देखा है कभी, ट्राई पता है किसी को क्या होता है? कि हम सी पाइथन में होता है ये, सी पाइथन जो हम चला रहे होते हैं, और लाइन बाय लाइन तो होती है, ये तो बात समझ में आ रही है। अभी तो हमने एसिंक्रोनस लगा दिया, एसिंक आयो लगा दिया, एसिंक आयो रन में चला रहे हैं। तो अगर दो फंक्शन हैं, दोनों एसिंक्रोनस हैं, एक में 2 सेकंड का वेट हो रहा है, एक में 3 सेकंड का हो रहा है, तो जब हम दोनों को एक साथ चलाएंगे, तो मुझे ये बताएं, टोटल 3 सेकंड का वेट होगा या टोटल 5 सेकंड का वेट होगा? प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर लोगों ने कहा 3 का होगा, कुछ लोगों ने कहा 5 का होगा। तो इसके पीछे जो टॉपिक है वो GIL का टॉपिक है, ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉग का। और आपको वहां से ये पता लगेगा कि एट अ टाइम पर एक ही चलेगा। तो क्योंकि जब टेस्ट, सबसे पहले क्या था, टेस्ट मैथ डिफाइन हो गया, टेस्ट इंग्लिश डिफाइन हो गया, फिर मेन वाला फंक्शन डिफाइन हो गया, फिर मेन वाले फंक्शन में एक स्टार्ट टाइम, टाइम डॉट टाइम लगाया हुआ जो मैंने, ताकि वो टाइम शो हम करवा सकें नीचे प्रिंट कराते वक्त, और एंड टाइम भी लगाया हुआ ताकि हम एंड का टाइम बता सकें। लेकिन शुरू में जो टेस्ट मैथ चला, वो टेस्ट मैथ जब तक कंप्लीट चल नहीं जाता, तो होता क्या है, ये एसिंक्रोनस ना सिर्फ फंक्शन है, लेकिन इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो अभी भी सिंक्रोनस है। एग्जीक्यूशन एसिंक्रोनस नहीं हुई है, इसको मतलब टेस्ट मैथ जब चलेगा, उसका आउटपुट आएगा तो ही वो लाइन नंबर 14 पहले चलाएगा, उसका वेट करेगा। जब उसका जवाब आएगा तो लाइन नंबर 15 पे जाएगा, फिर जब लाइन नंबर 15 का जवाब आ जाएगा, फिर लाइन नंबर 16, 17, 18 पे जाएगा। इसका मतलब लाइन नंबर 14 पर होगा तो वो 2 सेकंड लेगा और रिटर्न लेके आ जाएगा। और जब वो लेके आ जाएगा, उसके बाद लाइन नंबर 15 का नंबर आएगा, फिर लाइन नंबर 15 का नंबर जब आएगा तो वो 3 सेकंड अलग से लेगा, फिर वो लेके आएगा। मतलब 5 सेकंड चल रहे हैं, क्योंकि इसमें ग्लोबल इंटरप्रेटर लोग के, वो एक टाइम पर एक ही को चला रहा होगा, वो कभी भी एट अ टाइम दो को नहीं चलाएगा। तो इसका जो ब्रेक है वो अभी जुनैद भाई पहले चलाएंगे, फिर हम देखते हैं क्या इसका लूप, ब्रेक ब्रेक कहेंगे या हम कहेंगे तरीका, पाइथन में। बिल्कुल। तो टाइम आ गया हमारे पास, और देखिए टाइम कितना आ रहा है, 5 सेकेंड्स। तो बिल्कुल जैसे भी सरमीन ने कहा, भाई रीज़न तो हमें पता लग गई, क्योंकि अभी हमने बस वेट लगाया और दोनों को रन कर दिया। और GIL है इसकी रीज़न। जी अमीन भाई। जबरदस्त। अब मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा तरीका है कि हम दोनों को एट अ टाइम कॉल करें, दोनों। अभी क्या हो रहा है, लाइन नंबर 14 और लाइन नंबर 15 जो है वो सिंक्रोनस है, लाइन इटसेल्फ एसिंक्रोनस है, लेकिन लाइन की जो एग्जीक्यूशन है वो सिंक्रोनस है। लाइन नंबर 14 जब तक कंप्लीट नहीं होगी, 15 पे नहीं आएगा, क्योंकि वो फंक्शन वाला है, एसिंक्रोनस है। हाँ, अगर नॉन एसिंक फंक्शन होता है और कोई एसिंक्रोनस ऑपरेशन नहीं हो रहा था, तो वो तो वैसे ही चलता है जैसे चलता था।
तो आपने कहा गैदर का एक ऑप्शन होता है, एसिंक आयो डॉट गैदर, तो ये क्या है जुनेद भाई? जी। अच्छा यार, पाइथन में इसके लिए क्या काम करें, क्योंकि जब पाइथन बनी थी तब तो एसिंक का उन्होंने सोचा ही नहीं भाई, एसिंक का ये तो बहुत बाद में ऐड हुआ। तो अब अगर हमें पैरेललाइजेशन चाहिए जो कि हम फायदा असल में उठाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हमने सबसे पहले आके बोला भाई इंपोर्ट एसिंक आयो। दूसरा काम हमने आके अब ये किया भाई एसिंक आयो डॉट गैदर, और इसमें हमने दोनों को कॉल कर दिया। तो देखिए अब यहाँ पे हमें वेट नहीं लगाना पड़ रहा, अब जो पैरेललाइजेशन है वो खुद से अपने पास करेगा, पहले फंक्शन के लिए भी दूसरे फंक्शन के लिए भी। तो अब हम चला के भी देख लेते हैं भाई, अब एंड टाइम क्या आता है हमारे पास। अच्छा भाई, एंड टाइम तो अभी भी 5 सेकंड आ रहे हैं। अब इसकी क्या रीज़न है? अच्छा, इसकी रीज़न यहाँ पे ये है कि भाई हमारा जो एसिंग फंक्शन है ना, उसके अंदर भी हम एक सिंक्रोनस काम करवा रहे हैं, यानी कि एक आयो बाउंड टास्क यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। अच्छा, उसकी क्या डिटेल है उसमें भी हम जाएंगे, लेकिन पहले के लिए भी हम ये एसिंक काम डॉट कर। आयो स्लीप लगा था, हाँ सही। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने 3 लगा दिया। दोबारा से रन करते हैं। तो देखें अब हमारे पास टाइम क्या आ रहा है, अब हमारे पास टाइम आ रहा है यहाँ पे 3 सेकेंड्स। अब 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि भाई पहला सवाल तो ये कि टाइम पहले 5 सेकंड क्यों आया, बाद में 3 सेकंड क्यों आया, जबकि कोड तो बिल्कुल सेम है। दूसरा क्वेश्चन, भाई पहले जब मैंने अवेट लगाया और अवेट लगाया तो उस टाइम के ऊपर टाइम कितना आ रहा था, 5 सेकंड। अब मैंने इससे वेट एसिंक डॉट गैदर की तो टाइम 3 सेकंड क्यों आ रहा है। और हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कि भाई अभी के केस में ऊपर अवेट है, यहाँ पे हम दोनों का वेट करवा रहे हैं, अब क्या होता है। तो देखें अभी स्टिल आ रहा है 5 सेकंड। तो दो क्वेश्चन था हमारे पास कि भाई पहला क्वेश्चन तो ये कि जब मैंने एसिंक्रो डॉट गैदर किया तो 5 सेकंड क्यों आया, और उससे पहले जब अवेट लगाया तो 3 सेकंड क्यों था। दूसरा क्वेश्चन, जब मैंने टाइम डॉट स्लीप लगा दिया यहाँ पे तो नीचे तो एसिंक्रो डॉट गैदर चल रहा था, लेकिन ऊपर आके मैंने लगा दिया टाइम डॉट स्लीप, तो इसका टोटल रनिंग टाइम 5 सेकंड क्यों था और 3 सेकंड क्यों नहीं था। अच्छा, नवीद ने किया हैंड रेस बताने के लिए। जी नवीद। जी सर, प्रीवियसली आपने जो है वो अ, एक फंक्शन का जो है वो 2 सेकंड्स का टाइम रखा था और दूसरे का जो है वो 3 सेकंड्स का, तो वो टोटल करके बता रहा था। अच्छा, बाद में जब आपने गेदर का फंक्शन लगाया तो वो मैक्सिमम टाइम जो दोनों फंक्शन जो है टुगेदर एक साथ चल रहे थे, तो इस वजह से दोनों में से जो मैक्सिमम टाइम रहेगा उसका उसने उसने टाइम वही उठाया। ठीक है। और जब हमने यहाँ पे अवेट की जगह सिंपल टाइम डॉट स्लीप लगा दिया तो तब भी दोनों को 5 सेकंड लग रहे थे, हालांकि नीचे तो हम एसिंक्रो डॉट गैदर को यूज़ कर रहे हैं। तो फिर इस केस में 5 सेकंड क्यों लग रहे हैं? सर जो मुझे समझ में आ रहा है वो रिटर्न में 2+3 आपने लगाया है, इस वजह से वो 5 सेकंड दिखा रहा है। ठीक है। अच्छा देखिए, अभी डिस्कशन है इसके, फिर हम डिस्कशन के बाद रीजन की तरफ जाते हैं ताकि हमें याद भी रहे इसकी रीजन क्या थी। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट। नीचे रिटर्न का ताल्लुक नहीं, नीचे तो हम टाइम कैलकुलेट कर, उससे रिटर्न का क्या बिल्कुल। ताल्लुक है? मतलब इतनी लेकिन चीजें इसको हम हैं। 10 भी कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। रिटर्न हो गए 10, दोनों में टाइम डॉट स्लीप लगा हुआ है और वेट भी करवा रहे हैं। तब भी अब आंसर आया। ना एक बार जाकर पाइथन में ये सीखें कि किस तरीके से मतलब एग्जीक्यूशन होती है पाइथन में कोड की, पाइथन में स्टैक कैसे चल रहा होता है, और एसिंक्रोनस पाइथन एसिंक्रोनस का जो इवेंट लूप होता है वो कैसे पाइथन में रन होता है। तो हमने जीआईएल का एक टॉपिक आपको बताया, वहां से आपको एक क्लैरिटी आएगी। टाइम डॉट स्लीप में प्रॉब्लम क्या है, टाइम डॉट स्लीप जो है वो सिंक्रोनस फंक्शन है। तो इन केस हमने मैथ्स और टेस्ट इंग्लिश को एक साथ चला भी लिया, फिर भी वो टाइम डॉट स्लीप 2 सेकंड वाला अपना टाइम ले रहा है और 3 वाला अपना अलग टाइम ले रहा है, वो साथ नहीं चल सकते। क्योंकि फंक्शन के अंदर जो कोड है उसकी भी तो एग्जीक्यूशन होनी है ना, उसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो भी तो टाइम में अपना लेगा। अब चाहे हमने टेस्ट मैथ और टेस्ट इंग्लिश को साथ चलाया, लेकिन पहले एक का टाइम स्लिप चलेगा फिर दूसरे का टाइम स्लिप चलेगा, वो बेचारे नहीं है। अब हमने इन दोनों को भी एसिंग बनाकर इनको भी इस माइंड इस गेम से हटा दिया कि आप भी एसिंग हो, तो आप भी पहले चल सकते हो। तो ये हमें स्लीप जो है हमारे लूप को, मतलब हमारे जो
एसिंक्रोनस बिहेवियर उसको ब्रेक कर रहा था वो, क्योंकि वो स्लीप खुद टाइम ले रहा था। तो इसीलिए उस ब्रेक को खत्म करने के लिए हमने स्लीप भी एसिंक्रोनस वाला लगा दिया, ताकि हम उस ब्रेक से बच जाएं। तो मेरे इसका मतलब तो फिर ये भी हुआ कि खाली अवेट लगाने से ये नहीं, मतलब ये नहीं है कि मेरा कोड बहुत अच्छा हो गया। जो उसके अंदर चीज़ें हो रही है उनके बारे में भी सोचना होगा। यस, अब फंक्शन के अंदर जो कोड है वो उस सेल्फ हमें उसको भी देखना होगा कि वो उसमें से कौन सा टाइम बाय कर रहा है, तो उसको हम कहाँ भेजें, उसको वेट पे लेके जाएं या क्या करें। बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट क्या हम इसके अंदर मजीद जाने की ज़रूरत है या फिर हम अपने एजेंट वाले कोड पे चलें? नहीं, माशाल्लाह से टॉपिक बहुत अच्छा डिलीवर हो गया। वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टॉपिक था ये, लेकिन आपने बड़ा इजीली इसको समझा दिया शॉर्ट एग्जांपल से। तो आप लोग बस एक बार क्लास के बाद एसिंक्रोनस आईओ का ये बिहेवियर देख लेना, किस तरीके से पाइथन में जीआईएल लॉक होता है और वो कैसे वर्किंग कर रहा होता है, पाइथन में एसिंक्रोनस कैसे रन होती है। थ्रेड तो देखें एक ही मिलता है, थ्रेड दो नहीं मिलेंगे। मतलब कुर्सी एक ही है, खाना एक टाइम पे एक ही बंदा खा सकता है, लेकिन उसने पहले चला कैसे दिया एक कुर्सी होने के बावजूद। तो वो वाली वर्किंग आप देखें, थोड़ा सर्चिंग करें कि आप ही हम ही कह रहे हैं, दो लोग खाना खाने का, एक बंदे ने 2 मिनट लगा, एक बंदे ने 3 मिनट लगा, और एक ही कुर्सी थी, और दोनों ने बैठ के 3 मिनट के अंदर खाना खा लिया। तो दोनों ने बैठ के 3 मिनट में खाना खा लिया, तो इसका मतलब ये है कि दोनों ने साथ बैठ के खाना खाया। अगर दोनों अलग अलग खाते तो 5 मिनट लगते, तो वो कैसे पॉसिबल हो गया। तो ये आप जाकर देखना, समझना कि पाइथन में वर्किंग कैसे हो रही है। हमें एक सवाल है गजाली भाई का। अच्छा अमीन, सॉरी फॉर इंटरप्ट। अच्छा देखिए, जी। ये सारी चीज़ें ना आपके लिए ऑलरेडी सर्जिया ने डॉक्यूमेंट कर दी हैं। जो हमारा गिल का टॉपिक है, या फिर हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो अगर आप पेनावर्सिटी की रेपो में आए और वहाँ पे आके हमारी जो पाइथन की है, लर्न मॉडर्न एआई पाइथन, और यहाँ पे अगर आप 12 के बाद जितने टॉपिक्स देखें वो एडवांस हैं। 01 कॉल पाइथन के अंदर, तो यहाँ देखिए 17 वाला जो है वो सी पाइथन के यही टॉपिक है। और इसी तरह इससे एक स्टेप ऊपर आ जाए तो एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट यानी एसिंक आईओ जो है वो पूरा आपको बताया गया है। तो अब कहने का मकसद ये है, अभी तो आप ज़्यादातर फोकस करें अपने एजन एसटीके के, लेकिन उसके बाद आपने ये पाइथन और इसके ऊपर भी थोड़ा सा एक दफ़ा गो थ्रू करना है। तो शायद आप लोग का एडवांस पाइथन का टेस्ट भी होगा, जो कि स्टेप 12 से लेके 17 तक जो आपके ये टॉपिक्स इसमें दिख रहे हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हैं। तो अभी फोकस अपने एजन एसटीके पे भी आपको करना, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें आप लोग कवर करिएगा लास्ट में। जी अमीन। जबरदस्त। तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ओपन एजेंसी में लिखा हुआ तो पाइथन का ही कोड है ना। आपकी अगर पाइथन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपको ओपन एजेंसी का अच्छा समझ में आएगा। तो अभी जो एसिंक्रोनस का टॉपिक हमने पढ़ाया है, ये हमने ओपन एजेंसी के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया है कि उसमें जो इस्तेमाल हो रहा है। तो आप लोगों ने एटलीस्ट इतना पढ़ना है कि आप एग्जाम में आपको कोई एसिंक्रोनस का कोड मिले तो आपको पता होगा एसिंक्रोनस का कोड क्या वर्किंग करता है, क्या उसका बिहेवियर है। ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे जब हमारा एडवांस एग्जाम होगा, लेवल 2 का पाइथन का। लेकिन जब होगा वो फिर आप इसको और ज़्यादा पढ़ना, लेकिन अभी एटलीस्ट एग्जाम ओपन ही है एजेंसी के नीव के भी आपने ऐसे आयो समझ के जाना है। जितना हमने बताया एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कम से कम। सवाल है एक गजाली भाई का। जी, गजाली अनम्यूट कर लें। सर वो ये अभी आप जो ए सिंक आयो कर रहे थे सर, इसके अंदर ये सारा काम इवेंट लूप के थ्रू हो रहा होता है कि जैसे इसको अवेट या टाइमर या आयो मिलता है तो वो बाकी वापस उसमें यानी इवेंट लूप को उसको छोड़ के वापस आ जाता है और दोबारा चेक कर रहा होता है कि दूसरा कोई काम है। तो इसी दौरान यस। अगर जैसे फिर रजिस्टर हो जाता है उसका वो, तो जैसे ही रजिस्टर में चेक करता है कि कोई और काम है तो फिर वो दोबारा उसको यानी टाइम पूरा होता है पहले दो कम वाला यानी 1 सेकंड है तो वो हो जाएगा फिर थ्रू, उसके बाद फिर दो होगा तो टोटल इस तरह 3 टाइम हो जाता है इसको, यानी कि इवेंट लूप के थ्रू हम समझ सकते हैं इसको। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने जो बताया ऐसा ही है। हमने जो सीट वाली एग्जांपल समझी थी ना कि एक ही सीट है, एक टाइम पे एक ही बंदा बैठ सकता है, दो तो है ही नहीं। अब सीट एक है लेकिन लोग इतने सारे हैं, तो ये जो मैनेजमेंट है ना, सारा गेम ये मैनेजमेंट में है। हमने देखा जुनैद भाई खाना खाने में 1 मिनट लगाते हैं, लेकिन जुनैद भाई खाना खाने से पहले जो अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, हैंड वॉश करते हैं, उसमें 5 मिनट लगाते हैं। तो हमने क्या करा, जुनैद भाई को सीट रिजर्व ही नहीं करी, हमने जुनैद भाई को हैंड वॉश करने भेज दिया, उन्होंने कहा टेबल रेडी है। और जब तक जुनैद भाई आया जब तक कोई और खा के उठ गया। फिर हमने जुनैद भाई को फौरन बिठाया, जुनैद भाई ने फौरन खाना खाया, जब तक हमने किसी और को उठ तैयार। मतलब हम इतनी स्मार्ट इंटेलिजेंस मतलब स्मार्ट तरीके से वर्किंग कर रहे हैं कि हमारे पास सीट एक ही है लेकिन सब लोग खा के जा रहे हैं टाइम पे, और ऐसा लग रहा है कि पैरेलल वर्किंग हो रही है, जबकि पैरेलल वर्किंग नहीं हो रही, वर्किंग सिंक्रोनस ही हो रही है। लेकिन हमने उसको मैनेज ऐसे करा है कि वो पैरेलल लग रही है। तो ये हमारा बिल्कुल जो आपने टॉपिक बताया बिल्ड लूप का वो है पाइथन में।
और उसको बिल्कुल बाकी लोगों ने देखना चाहिए किस तरीके से वो पाइथन का जो ये वाला बिहेवियर है वो चल रहा होता है। लेकिन उसकी एक एडवांस वर्किंग है जो उसका एग्जाम अलग होगा। अभी फिलहाल ओपन या एजेंसी की नहीं है, इतना ही है जितना भी हमने बताया, लेकिन आपकी नॉलेज में होना जरूरी है। थैंक यू सर। बिल्कुल। तो अब कॉन्सेप्ट हमें मिल गया, तो वापस कोर्ट की तरफ आते हैं और देखते हैं भाई कोर्ट में क्या हो रहा था। हमने आके बोला भाई दो एजेंट्स हैं, एक का काम है स्पेनिश लिखना और दूसरे का काम है कि जो भाई बेस्ट है ना, जितनी भी ऑप्शन आई में से बेस्ट ऑप्शन को उठा के ले आओ, कौन सी बेस्ट है। अब हम आगे अपने ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर हमने आके बोला भाई यूजर से मैसेज लो, इनपुट के अंदर ले लो। उसके बाद हमने बोला भाई विद को यूज़ करें, क्योंकि काफ़ी सारी जनर की कॉल होंगी तो सारी की सारी एक ही जगह पे नजर आ जाए, इसलिए विद को यूज़ किया। ट्रेसिंग वैसे भी चल रही थी। विद का मतलब ये नहीं कि ट्रेसिंग इनेबल है डिसेबल, उसके लिए वही वाली ऑप्शन नहीं है बीबी सेट ट्रेसिंग इनेबल्ड या डिसेबल्ड, और बाय डिफॉल्ट होती है इनेबल। अगर की नहीं होगी तो एरर देगा लॉग्स के अंदर, बस प्रोग्राम में कोई मसला नहीं लाएगा। तो अगर हमारे पास नहीं है ट्रेसिंग तो उसको बंद लाजमी करेंगे हम। हमने आके बोला कि भाई अवेट एसिंक्यू डॉट गैदर, उसके अंदर अपने सारे के सारे रन के फंक्शन को कर दिया कॉल। पहला रन एजेंट मैसेज, दूसरा रन एजेंट मैसेज, तीसरा रन एजेंट मैसेज, और तीनों के रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिल गए। अब हमने कहा जो तीनों के आउटपुट आए हैं ना, अब आउटपुट फाइनल आउटपुट निकालते तो क्या मिलता, सिर्फ फाइनल स्ट्रिंग। मैंने कहा एजेंट के अंदर जितना भी काम हुआ ना, यानी कि यूजर का इनपुट मेरा आउटपुट, वो सेट की फॉर्म में निकाल के लेकर आओ। तो हमने यहाँ से एक ये फंक्शन यूज़ किया जो इनका हेल्पर फंक्शन था। ये करेगा क्या, अगर हम यहाँ पे आके देखें तो अभी मुझे टेक्स्ट रिटर्न करवा देगा जितने भी आउटपुट्स थे उन सबका मिला के। रिस्पॉन्सिव एपीआई थी तो इसको यूज़ कर लिया। लास्ट में हमने आके कहा भाई ज्वाइन करो आउटपुट्स को, और ज्वाइन करने के बाद जो बेस्ट ट्रांसलेशन वाला एजेंट है ना उसको चलाओ। और उसको चलाते हुए इनपुट में हमने सिंपल स्ट्रिंग भेजा। हमने आके बोला कि भाई इनपुट क्या है, मैसेज यूज़र का, ट्रांसलेशन ये सारी की सारी है। अब जो बेस्ट ट्रांसलेशन है ना उसको निकाल के ले आओ। तो ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। हम आए, हमने आके दोबारा से अपना फंक्शन चलाया। उसने आके बोला कि भाई क्या करो ट्रांसलेट। भाई थी ट्रांसलेशन आई, तीनों एक साथ आई थी। फिर इसने आगे कहा भाई आपके पास है बेस्ट ट्रांसलेशन। हमने कहा बेस्ट हो गया। अभी पैरेलल में चलाया, यहाँ से हमें कुछ सबूत तो मिल गया, लेकिन वेरीफाई कैसे करें। वेरीफाई तो हमें एक एक चीज़ को करना है। तो हम आए वापस प्लेटफॉर्म के ऊपर। डैशबोर्ड में आ गए, ट्रेसिस में आ गए। देखिए सबसे ऊपर हमें यहाँ पे मिल गया पैरेलल ट्रांसलेशन। अब टोटल हमें यहाँ पे नजर आ रहा है भाई स्पेनिश एजेंट 3 दफ़ा कॉल हुआ, और उन 3 दफ़ा कॉल्स के अलावा एक दफ़ा हमारे पास ट्रांसलेशन कॉल हुआ, और जो इसने आउटपुट यहाँ पे दिया वही हमारे पास आया था। अब दूसरी चीज़ पैरेललाइजेशन। अगर हम टोटल टाइम देखें भाई चलने का कितना है, क्या हमें टोटल ऊपर दिखा रहा था ये। अभी के केस में देखें तो भाई इंडिविजुअल 3.6, 3.6, 4.7, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे रिस्पॉन्स आया वो एक साथ ही आया था, और विद इन 4 to 5 सेकेंड्स हमें ये मिल गया था। फिर हम फाइनल वाले के पास गए, उसने हमें आउटपुट दिया, वो हमें मिल गया। तो यहाँ पे हमने पैरेललाइजेशन भी की और ऑर्केस्ट्रेशन विया कोड किया। भाई सारे का सारा काम कैसे किया, पहला आउटपुट आया कॉल्स की, उनको निकाला, दूसरे के पास गए उसने निकाल के ले आया। तो सब कुछ हुआ कैसे, कोडिंग के थ्रू। तो यहाँ तक आ गई हमारे पास पैरेललाइजेशन। जी अमीन भाई। जबरदस्त। एक सवाल है इनका, पूछें गजाली भाई। ये सर ये जो विद और एस का ये जो है सर, ये सेंटेक्स ये कैसे यूज होता है, समझ थोड़ा सा ब्रीफ कर लो बस। विद की क्लास होती है, विद पे क्लिक करें, इसकी ओपन हो रहा है कोड इसका। नहीं तो ट्रेसिंग है। विद का कॉमन कॉन्सेप्ट होता है, जैसे समटाइम शॉर्ट में बता देते हैं क्योंकि ये पाइथन है, कि हमारे पास ना सेशन होते हैं, तो हम सेशन को ओपन और क्लोज करते हैं। इसी तरह हमारे पास फाइल होती है, आप कंप्यूटर में आता है ना फाइल ओपन करते हैं तो ओपन और क्लोज होता है, कि फाइल ओपन, काम करा, फाइल क्लोज कर दी। लैपटॉप ओपन करते हैं, काम करते हैं, क्लोज करते हैं। तो हर चीज का हमें ओपन और क्लोज करना होता है। जहाँ पर ये ओपन और क्लोज होता है ना, वहां पर हम विद का इस्तेमाल करते हैं।
बेनिफिट तो क्या फिर होता क्या है, इसमें हमें सिर्फ ओपन करना होता है, क्लोज करने की जरूरत नहीं है। कि विद के राइट। अंदर, विद की क्लास ऑलरेडी, मतलब हम अगर देखेंगे उसके कोड को, और वो हमने इन क्लासेस में देखी भी है, कि उसमें हमारे पास होता है कि स्टार्ट का और एंड का, और वो इस तरीके से बैलेंस हो रहा होता है कि अगर कोई स्टार्ट हुई, वो चली, और वो जब एंड होगी ना तो उसका टर्मिनेट खुद ब खुद होगा, हमें टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमने कोई फाइल ओपन कर ली, उसको बंद नहीं करा। इस तरीके से यहाँ पे हमने ट्रेसिंग ओपन कर ली लेकिन ट्रेसिंग को बंद नहीं करा। तो अगर हमने ट्रेसिंग ओपन कर ली और ट्रेसिंग को बंद नहीं करा तो उसका नुकसान क्या होगा, कि वो बंद नहीं होगी, तो वो तो फिर ओपन रहेगी हमेशा जब तक वो कोड है चल रहा है। तो इसीलिए हमें एग्जिट करना होता है। विद के अंदर क्या होता है कि इंटर और एग्जिट का फंक्शन आ जाता है, जो भी हम विद के साथ लगाते हैं। जैसे ट्रेस की क्लास थी, हम इंटर और एग्जिट लगाते हैं। इंटर और एग्जिट में क्या होता है कि इंटर जब हम उसको ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इंटर चल जाता है, और जब हम उसको खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो एग्जिट चल जाता है। तो एग्जिट के केस में क्या हो जाता है फायदा, कि ट्रेसिंग खुद ब खुद क्लोज हो जाती है, हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है। सर ये फाइल में जैसे आईओ का यूज कर रहे होते हैं, उसके इनपुट आउटपुट में हम्म। क्लोज करना पड़ता है बस खुद। इसका सबसे जो मेजर बेनिफिट है वो क्लोज ऑटोमेट होता है। मतलब कोई सही। चीज जो हमने जैसे टेस्टिंग ओपन करी ना, तो टेस्टिंग हमने क्लोज नहीं करी, सिर्फ ओपन करी, तो क्लोज वो खुद हो जाएगी जब हमारा कोड वहां तक पहुंचेगा, एग्जीक्यूट होता हुआ जाएगा। थैंक यू सर। जी आदिल। सर ये विद जो है यूज करेंगे अगर एक्सटर्नल फाइल हम यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल रैक में, तो उससे ज़्यादा यूजफुल यूजफुल होगी। अच्छा देखिए, जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, अब अगर विद ना होता तो क्या होता, यानी कि अगर मैं आके बोलूँ मुझे विद नहीं लगाना है, फिर मैं क्या करूँ? फिर आप आगे करते भाई ट्रेस डॉट स्टार्ट, फिर आप अपने सारे का सारा काम करते हैं, और अच्छा काम, फिर आप आके यहाँ पे कहते भाई ट्रेस डॉट फिनिश। अब मसला ये है कि ठीक है आपने यहाँ पे तो चला लिया, अब एरर आ जाएगा, फिर क्या होगा? अब आपको आगे करना पड़ता है कि भाई ट्राई, और इसको आप ऊपर ले आए, और बाकी सारा काम यहाँ पे। फिर आप आगे कहते हैं कि भाई अगर कोई एक्सेप्शन आ रही है तो वो आ जाए, और एक्सेप्शन भी आप क्लोज नहीं कर सकते इसको। फिर आप आगे कहते हैं कि अच्छा यार फाइनली यहाँ पे इसको क्लोज करो। अब एक ऑप्शन तो आप ये वाला काम करें ताकि भाई चाहे एक्सेप्शन आए चाहे कोड चले, ये बंद हो। दूसरी जो ऑप्शन हम अपने पास सबसे कॉमनली यूज़ करते हैं वो क्या है, इसकी जगह आप विथ की स्टेटमेंट को यूज़ करें। अब विथ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी क्लास जो भी फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं ना, उसके पास ये मेथड्स होने चाहिए दोनों। ये दोनों मेथड्स होने चाहिए, और दोनों मेथड्स को खुद से कॉल कर देगा। और एग्जिट को कब कॉल करेगा, जब एग्जीक्यूशन खत्म होगी, चाहे एरर आए चाहे फंक्शन चल जाए, जो भी काम हुआ हो इसको कॉल लाजमी करेगा, ये आपके पास गारंटी है। तो इस वजह से फिर हमने क्या किया कि भाई इस काम की जगह के स्टार्ट लगाएं फिर फिनिश लगाएं, हमने कहा हम अपने पास क्या करते हैं, विद को यूज़ करते हैं। तो सर मतलब एक्सटर्नल फाइल यूज अगर रैक सिस्टम में जब हम कर रहे होंगे काम, तो उस वक्त ये यूजफुल होंगे या अदरवाइज भी इसको यूज कर सकते अच्छा देखिए, अब रैक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो यानी कि आप किसी ना किसी डेटाबेस से कनेक्शन तो बनाएंगे। अब वो पोस्टग्रेस भी हो सकती है अगर आपने उसका एक्सटेंशन लगाई हुई थी रैक के लिए, फिर कोई वेक्टर डीबी भी हो सकती है, कोई क्राफ्ट डेटाबेस भी हो सकती है, मोंगो वगैरह भी हो सकती है, कोई भी एसक्यूएल, नॉन एसक्यूएल। तो बिल्कुल देखें उस केस के अंदर बेस्ट क्या है, जब भी आप डेटाबेस से कनेक्शन बना रहे हैं तो अगर सिंक्रोनस कोड है तो विद के साथ, एसिंक है तो एसिंक विद के साथ, उसके साथ आप कनेक्शन बनाएं, जो भी उनका एसडीके था उसको देके और उसके अंदर एग्जीक्यूट करें अपना डीबी का कोड, ताकि कनेक्शन क्लोज लाजमी। अगर कनेक्शन क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा, जितनी देर तक कनेक्शन ओपन रहेगा उतनी देर तक आपका बिल बन रहा है। तो विद अप्लाई कर। थैंक यू सर। बिल्कुल। बाकी भाई इस साइट पे कोई पार्ट आप और ऐड करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ डेटाबेस से कनेक्शन बनाते हुए विद यूज़ करते हुए, और किसी चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत? तो मुझसे पूछेंगे सर। जी जी। अच्छा और कोई चीज़ जो आप विद में ऐड करेंगे? विद में बिल्कुल यही है, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर है, कि क्लीन अप के लिए बहुत अच्छा है। कि सम टाइम क्योंकि हमारे पास कोडिंग में होता क्या है, हम कोई भी चीज़ ओपन करें ना, हमें क्लीन अप एक्टिविटी करनी होती है, इसको हाउस कीपिंग बोलते हैं या क्लीन अप एक्टिविटी बोलते हैं। वो इतनी करनी होती है क्योंकि हमें चीज़ें जो हमने बनाई हैं उसको क्लीन भी करना होता है। तो विद के केस में बेनिफिट ये आता है, हमें क्लास बनाएंगे, इंटर और एग्जिट का फंक्शन लगाएंगे वहाँ, और इंटर और एग्जिट में अपने एंटरिंग और एग्जिट के टाइम पर जो
जो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है वो हम वहाँ पे डिफाइन कर देंगे। और जब भी उस क्लास को हमें यूज़ करना होगा हम इस तरीके से विथ बनाकर यूज़ कर लेंगे, तो हमें उसके इंटर और एग्जिट कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सारा ट्राई कैच लगाने की ज़रूरत नहीं है। डेटाबेस के सेशन में ही बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है, फाइल ओपन क्लोज में ही बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। फिर डेटा समटाइम हम कहीं से कलेक्ट करके ला रहे होते हैं तो हमें उसको क्लीन करना होता है, क्लीन अप के लिए यूज़ होता है। तो ये इस तरीके के इसके अंदर यूज़ केस बनते हैं। और हमारे पास बिल्कुल ट्रेसिंग का भी केस आ गया, ट्रेसिंग में भी इस्तेमाल हो रहा है ये। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बाकी पैटर्न्स को देखें तो एजेंट बेस्ड टूल्स, इसको भी हमने पहले कवर कर लिया। फोर्सिंग टूल यूज़ हमने रिक्वायर्ड के ऑप्शन को ज़रा डिटेल में कवर कर लिया। गार्ड रेल्स, इनको भी हमने कवर किया हुआ है। एलएलएम जैस जज को हमने आज कर लिया, आउटपुट को भी किया हुआ है, और पैरेललाइजेशन और राउटिंग को भी कर लिया। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हम गार्ड रेल को भी रिवाइज कर सकते हैं या क्वेश्चन भी ले सकते हैं। ये स्ट्रीमिंग गार्डियन जो लास्ट वाला टॉपिक है, तो ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे नहीं लगा, लेकिन इसका कोड देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने बोला कि भाई गार्ड रेल तो यूज़ करें लेकिन स्ट्रीमिंग के साथ करेंगे। हम्म, ठीक है, देखते हैं भाई कोड में क्या क्या उन्होंने कहा कि एक एजेंट बनाओ, एजेंट के बाद गार्ड रेल का आउटपुट बनाओ। आउटपुट में बोला भाई रीजनिंग बताओ, तुम जो भी डिसीजन ले रहे हो क्यों ले रहे हो। और रीजनिंग वो क्या ले रहा है कि जो भी यूज़र आया क्या 10 साल से ऊपर गया या उससे नीचे गया। अब गार्ड रेल एजेंट था, उसको हमने आउटपुट टाइप दे दी, मॉडल बता दिया और नाम और इंस्ट्रक्शन पास कर दी। एक गार्ड रेल का फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया और फंक्शन के अंदर बस रनर को कॉल किया, फाइनल आउटपुट को अपने पास लेकर आ गए। अब भाई यूज़र का क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ ब्लैक होल एंड हाउ डज इट बिहेव। हमने अपना एजेंट चलाया और एजेंट चलाने के बाद क्या हुआ, अब एजेंट चला के हमारे पास यहाँ पे स्ट्रीमिंग आ गई उसकी जो स्टार्ट हो गई थी। अब जो गार्ड रेल है वो चेक कर रहा है आउटपुट, और गार्ड रेल टास्क को हमने कर दिया नन। अब हमने अपने रिजल्ट को स्ट्रीम करवाना शुरू किया। स्ट्रीम करवाते हुए हम अपने रिजल्ट को प्रिंट भी करवा रहे हैं और यहाँ पे प्रिंट भी करते जा रहे हैं जो भी इनपुट आया उसको। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि भाई अच्छा, अगर तो करंट लेंथ है टेक्स्ट की वो 30 कैरेक्टर से ज़्यादा है, यानी कि टेक्स्ट स्ट्रीम होता हुआ आना शुरू हुआ, मैंने आके लिखना शुरू किया, ओके सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट ब्लैक होल्स। अच्छा, 30 कैरेक्टर्स हो गए हैं, अब क्या करूँ। और गार्डल का टास्क अभी नन है, तो भाई साथ ही वाला टास्क क्रिएट करो, गार्डल को चेक करो और नेक्स्ट गार्डल की चेक के ऊपर अपेंड कर दो कि भाई अब नेक्स्ट कब चेक करना है, जब 300 वर्ड्स और आ जाएं उसके बाद। तो यानी कि स्ट्रीमिंग हो रही है, स्ट्रीमिंग ऐसे मैं आगे भेज भी रहा हूँ और भेजते हुए बीच में चेक भी लगाता जा रहा हूँ। और जो चेक मैं लगा रहा हूँ वो मैं लगा कैसे रहा हूँ, पैरेलल के अंदर। वैसे क्या होगा भाई, ब्लॉकिंग था तो हमने यहाँ पे आके क्या बोला, सिंक्योर डॉट क्रिएट टास्क, और वहाँ पे आके हमने कह दिया चेक गार्ड रेल। और नीचे आके हम चेक भी कर रहे हैं कि भाई जो मेरा टास्क था गार्ड रेल वाला क्या वो चला भी या नहीं चला। तो यहाँ पे प्योर एसिंग वाला हमने अपने पास काम किया, जो हम यहाँ पे गार्ड रेल का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो गार्ड रेल हम चला रहे हैं वो एजेंट एसडीके वाली गार्ड रेल नहीं है जो वहाँ पे हम एजेंट के इनपुट के अंदर देते थे। यहाँ पे आके हमने क्या बोला, क्योंकि गार्डरेल का टास्क है और गार्डरेल का टास्क अगर ओके हो गया, रिजल्ट को निकालो, रिजल्ट को चेक करो। अगर वो आके कह रहा है कि भाई रीडेबल बाई 10, तो साथ ही लगा दो ब्रेक, यानी कि रिस्पॉन्स अब स्ट्रीम होता हुआ आ रहा है, 1000 वर्ड्स का वो आपको ऐसे लिख के दे रहा है। ऐसे के दौरान थोड़े थोड़े पॉइंट्स के बाद गार्डरेल चलती है, डिसाइड करती है ऐसे सही लिख रहा है नहीं लिख रहा, जहां पे उसको लगता है भाई नहीं ऐसे में कोई मसला है, साथ ही चेक लगाती है, आपको पॉज कर देती है। और लास्ट में उसने कि ये क्या भाई फाइनल आउटपुट आ गया। सपोज जब स्ट्रीम बंद होती है ना, तो नॉर्मली हर एप्लीकेशन क्या करती है कि वो रिफ्रेश करती है बैकग्राउंड पे, और अब जो आपका फाइनल टेक्स्ट आता है ना एलएलएम का वो आपको दिखाती है। नॉर्मली में फील नहीं होती ये चीज़, बट बैकग्राउंड पे हो रही होती है। तो यहाँ पे आके उसने कहा कि भाई फाइनल को चेक करो, फाइनल ओके है तो बस ओके हो गया, नहीं ओके था तो जो भी काम करना था यहाँ पे कर लो। हो सकता है आप ऐसे यूज़र की स्क्रीन से रिमूव कर दें, उसको ब्लैंक आउट कर दें, जो भी चीज़ थी आपकी। तो यहाँ पे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, यूज़ कैसे किया इन्होंने प्योर पाइथन के अंदर। और काम इन्होंने क्या किया है कि भाई स्ट्रीम होते हुए टेक्स्ट के अंदर जगह जगह पे कुछ चंक्स के ऊपर गार्डर लगा के देखते हैं कि भाई इस पॉइंट पे गार्डर चले या ना चले। तो इसको हम चला के भी देख लेते हैं। और इस वाले पार्ट के यूज केस भी काफ़ी सारे हैं, क्योंकि स्ट्रीमिंग के साथ गार्डर लगाना एक मुश्किल काम था वैसे। अब यहाँ पे आके देखें भाई गार्डर आपके पास ट्रिगर होगी, एक 10 साल के बच्चे के लिए आप इस तरह से बात कर रहे हो। तो हम ऐसा करते हैं,
फिर से आते हैं ट्रेसिंग में आके देखते हैं क्या हुआ। अब वो दिखा रहे भाई यहाँ पे तो रिस्पॉन्स स्ट्रीम हो रहा था, और स्ट्रीम होते होते क्या हुआ, पूरे का पूरा रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या स्ट्रीम हुआ, बताए तो लग रहा है कि नहीं हुआ। इज रीडेबल बाय 10 years old फॉल्स, और यही रीजन हमें वहां पे मिल गई। जी अमीन भाई। जबरदस्त। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा हमारा ये सेशन रहा। और सर कासिम। ओके दोस्तों, माशाल्लाह काफ़ी हमने कोशिश करी। ये आई थिंक हमने तीसरी दफ़ा क्रैश कोर्स लॉन्च किया था। पहले वाले कोर्सेज की जो लाइक ड्यूरेशन थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। कभी हमने लाइक 8 क्लास ली, कभी हमने लाइक थोड़ी सी कम क्लासें ली। तो ये जो है ये उन स्टूडेंट के लिए क्रैश कोर्स था जिन्होंने ऑलरेडी अपने एच एन एस टी के पढ़ा हुआ है और वो लेवल 2 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। हमने कोशिश करी है कि आपको वो सारे के सारे लाइक पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें दिखा पाएं कि जिस तरह सर्जिया ने एग्ज़ाम बनाया। तो आपने एक एक चीज़ को देखना है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि जब आप एग्ज़ाम देंगे वो आपको सरप्राइज करें। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि जिस तरीके से हमने एक स्ट्रेटजी पिक की थी कि आपने कोड लिखना है, कोड चलाना है, एक एक पैरामीटर को देखना है, एक एक चीज को, इवन एक एक डॉट को बहुत ध्यान से देखना है कि यार ये डॉट लगाने से होता है क्या है, ये पैरामीटर पास करने से होता है क्या है। तो आप इस एग्जाम को बहुत आसानी से पास कर पाएंगे। अच्छा, वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने लेवल 1 के अंदर 70 अबव हासिल किए हैं वो सारे के सारे लेवल 2 का जो एग्जाम है वो दे सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि काफी स्टूडेंट कह रहे हैं कि ऑन साइट क्लास के अंदर क्या इस वीक हमारा क्विज होने वाला है। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है जो भी आपके लीड टीचर हैं वो किस तरह मैनेज करेंगे, क्योंकि हमें एमसीपी भी अभी हमारी ऑन साइट क्लासेस में स्टार्ट करना, जो कि ऑलरेडी हमने कराची में स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब है आपकी ऑन साइट क्लास जो होगी उसके अंदर आप एमसीपी भी पढ़ेंगे, प्लस आपके जो लीड टीचर हैं वो किस तरह मैनेज करेंगे, कहाँ आपको बिठाएंगे, किस तरह आपका लाइक इन्विजिलेटर आपके ऊपर लाइक असाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें अभी हमें मैनेज करना होगी। तो रेडी रहिएगा, जो क्विज देने आ रहे हैं उनका हम क्विज भी कंडक्ट करवा सकते हैं। और सेकंड चीज़, हमारी ऑन साइट क्लास के अंदर हम एमसीपी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सरजिया ने आज भी आपके साथ कुछ लिंक शेयर किए हैं, 2 कोर्सेस हैं, उसको जल्दी से आप लोग देखें। इससे पहले भी कुछ लिंक्स आपके साथ प्रोवाइड किए तो वो आप लोग देखें। तो हम क्विज भी लेंगे और आपकी क्लासेस भी कंटिन्यू चलेंगी। तो टीचर्स के लिए मैनेज करना क्या थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो कैसे मैनेज करेंगे वो इंशाल्लाह मैनेजमेंट और फैकल्टी मिलके वो देख लेगी। तो माशाल्लाह जुनैद आपने बहुत अच्छा कवर करवाया, अमीन आपने भी बहुत अच्छा कवर करवाने की कोशिश करी। तो होपफुली अब किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हम लेवल 2 पास नहीं कर पाए। अच्छा, जुनैद ने माशाल्लाह 12 क्वेश्चन कुछ ऐड किए हैं। अब ऐसा ना हो कि वो कॉम्प्लेक्सिटी 12 क्वेश्चन की थोड़ी सी हार्ड हो जाए। मेरा ख्याल है जुनैद ने जितनी चीज़ें आपको कवर करवाई है ना, अगर आप वो सारी की सारी देखें तो आई थिंक आप निकाल सकते हैं। जुनैद ने कोई ऐसी यानी लाइक चीज़ हाइड नहीं करी जो कि आपकी एग्जाम में ना हो। ठीक है, सिर्फ हिंट्स दे रहा हूँ, 100% नहीं करवाई, लेकिन आपको सारे के सारे जो पर्सपेक्टिव हैं कोड को एग्जीक्यूट करने के, डायनामिक इंस्ट्रक्शंस के, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट के, वो हर चीज़ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी। अब सिर्फ एक ही वजह होगी, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप फेल होंगे। अदरवाइज आपने तमाम यानी 4 वीडियोस देखी हैं, खुद से सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की कोई ताकत आपको लेवल 2 एग्ज़ाम पास करने से रोक पाए। तो ओके, आप लोग मेहनत करें। और आखिरी यानी हम जुनैद और अमीन के भी फीडबैक ले लेते हैं और फिर इसको एंड करते हैं। तो अमीन पहले आप दें, फिर जुनैद से ले लेते बिल्कुल। सारी डिटेल्स आप लोगों को मिल चुकी हैं कि आपके क्लास के लीड टीचर ही अनाउंसमेंट में आपको बता देंगे कि क्या नेक्स्ट स्टेप है। प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखें।
और ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर्स ले सकें। वैसे आपको जितना भी पढ़ा है, चीज़ें बताई हैं, होपफुली कि अगर आप सच में प्रैक्टिस करेंगे, वो चीज़ों को समझेंगे, तो आपको जो हमारी रिक्वायरमेंट है एग्जाम को कंप्लीट करने की, वो आप उसके करीब पहुंच जाएंगे। और जुनेद भाई ने जो बताया है आपको डिटेल्स में, तो उसके ऊपर आप बड़ा गौर करना, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करवाई हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, कल की थी, 2 क्लासेस जो उससे पहले थी वो इंपॉर्टेंट, तो टोटल 4 क्लासेस गई हैं। आज की क्लास में अच्छी बात है, हमने शुरू में रीकैप करा है, तो आपको थोड़ा सा रीकैप भी मिल जाएगा कि हमने ओवरऑल क्या पढ़ा है। लेकिन अगेन, आपने कोड चलाना है और कोड का बिहेवियर समझना है और अपनी मर्जी की एग्जाम्पल्स बनानी है, ताकि आप क्रॉस वैलिडेशन कर सकोगे कि आपको कितना आता है। जिस तरीके से अभी हमने एजेंट बनाया था ना, वो बता रहा था कि करेक्ट नहीं है तो दोबारा करेक्ट करो स्टोरी को। इस तरीके से आप अपने आप को भी करेक्ट करना है कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, क्या चीज़ें मिस कर रहा हूँ, कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं वीक हूँ, तो उसको मैं अलग अलग तरीके से चला कर देख लूँ पहले ही। कौन सी चीज़ें मैंने अभी तक नहीं पढ़ी हैं या नहीं ट्राई करी हैं। पाइथन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पहले पाइथन को भी पहले थोड़ा सा इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि ओपन एजेंसी का कोड बेस जो आपको उनकी डॉक्यूमेंटेशन पर है वो समझ में आ जाए। जेनेरिक्स को मिस नहीं करना गलती से भी। जेनेरिक्स हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, तो अगर जेनेरिक्स नहीं आते तो एक बार अलग से पढ़ लेना जेनेरिक्स को, क्योंकि पाइथन के साथ आपको कहीं भी आप जाओ, आपको जेनेरिक्स ओपन ए के कोड में मिलेंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जुनेद भाई, आपके कोई कमेंट्स हैं इसमें? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए स्पेशली अगर आप लेवल 2 का एग्जाम अटेम्प्ट करें तो जो ये वाली 4 क्लासेस थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो एजेंट एसटी में जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स थी उनको हमने यहाँ पे कवर भी कर लिया, और वो सारी की सारी आपके एग्जाम का पार्ट भी है। और जो एक आधा टॉपिक उनकी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं था बट एग्जाम का पार्ट है, वो भी हमने कल की क्लास में डिटेल में देख लिया था उसको भी। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। और देखिए एग्जाम का पर्पस सिर्फ ये है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि एट द एंड के ऊपर आप चाहे अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं चाहे किसी के लिए बना रहे हैं, डेवलप तो आप कर रहे होंगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए इन्वायरमेंट है, तो बजाय इस तरह की स्ट्रेटजीज बनाने के कि चीटिंग कैसे करनी है, आप इस पर फोकस करें कि यार बेस्ट ऑफ द बेस्ट देते हैं। और जो भी एग्जाम आ रहा होगा देखें रीअटेम्प्ट की ऑप्शन तो है, तो अगर कोई मसला होगा तो दोबारा से रीअटेम्प्ट कर लेंगे। और बाकी हम ट्राई करते हैं इसको अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दें। जी सर। अच्छा, जबरदस्त। लास्ट लास्ट कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि लाजमी है, और बाद में कोई हमसे गिला ना करे। बोर्ड ने कुछ पॉलिसीज बनाई हैं। उस पॉलिसीज के तहत क्विज देते वक्त आपके पास, आपने अगर डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोबाइल आपके बैग में होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी, किसी के भी पास मोबाइल देखा जाता है, कोई पिक्चर कैप्चर करे किसी भी एक क्विज की, तो भाई ये पॉलिसी को यहाँ पे आप ब्रेक कर रहे हैं। तो बहुत सख्त, यानी सख्त एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट जो क्विज हुए थे उसमें भी कुछ बहुत अच्छे बच्चों ने अपनी, यानी उन्होंने सोचा कि हम शायद ये बाद में देख सकें कि ये सवाल सही किया है गलत, कुछ पिक्चर्स ली। तो अभी तो हमने उनके नाम लिस्ट सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं, हम चाहें तो उनका एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन अब जस्ट आपको ये बहुत सख्ती के साथ वार्न किया जा रहा है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। अगर किसी भी सिटी में किसी भी जगह कोई भी पिक्चर, एक भी एमसीक्यूज की किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई लीक करता है, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इससे पहले मैंने कभी सख्त बातें आप लोगों से नहीं करी, लेकिन जब पॉलिसी होती है तो पॉलिसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसका ख्याल रखिएगा, हमें मौका नहीं दिएगा। ठीक है, तो अमीन आप फिर एंडिंग नोट करते हुए इसको फिर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाकी सब प्रैक्टिस करें। जुनेद भाई, आपका एंडिंग नोट है? नहीं नहीं बिल्कुल यही है जो आपने कह दिया। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हमें मेहनत करनी। थैंक यू।